यहां पर अब हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं, जहां पर हमें बात करनी है मोर थिंग अबाउट सैम्पल। और कहीं ना कहीं अब जो पार्ट आएगा ना, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। क्यों? बिकॉज अब यहां पर सच में कोई स्टैटिस्टिकल मेथड्स अपने को पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। चलेंगे भाई, जल्दी ज्वाइन करो सब लोग। बेटा सैंपल ऑब्जर्वेशन बेसिकली मींस क्या बेटा? सैंपल्स के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, सैंपल यूनिट जिसको हमने कहा था, दैट इज नथिंग बट सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। चल, यहां पर अगर मानो कि मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 एलिमेंट है मेरे पास, मानो कि यही है मेरा पॉपुलेशन। ये 6 एलिमेंट्स है मेरे पॉपुलेशन, और मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस पॉपुलेशन में से सैंपल चाहिए। आई वॉन्ट द सैंपल of size, let's say 2. I want sample of size 2. Can you tell me कि यहां पर कितने मुझे सैंपल मिल सकते हैं ऑफ साइज 2? क्या बता पाओगे? मैं मेन चैट जो है ना वो ऑन कर रहा हूं, बट उसके अंदर सिर्फ जो आंसर पूछ रहा हूं वही बताना। ठीक है। अच्छा, मेन चैट के अंदर आप आंसर दे सकते हो। अगर मैंने आपको ये कहा कि मुझे सैंपल चाहिए ऑफ साइज 2, कैन यू टेल मी व्हाट हाउ मेनी सैंपल्स आई कैन हैव? ओके, कुछ लोग बोलते हैं सर 2 सैंपल, 15 है, 36 है, 64 है। ओके, मल्टीपल आंसर्स। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास टोटल 6 एलिमेंट है। उस 6 एलिमेंट में से अगर मुझे सैंपल चाहिए साइज 2 का, तो यहां पर सबसे पहले 2 केसेस बनता है। पहला केस ये होता है कि यू कैन क्रिएट अ सैंपल विच इज विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जहां पर आप चीजों को रिप्लेस करके यूज कर सकते हो वापस। पुरवड़ी सहित જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब आप चीजों को वापस से यूज कर सकते। मानो कि अगर मुझे 2 एलिमेंट चाहिए, एक सैंपल चाहिए जिसका साइज 2 है, तो पहला एलिमेंट जो है ना, यहां पर 6 अलग अलग एलिमेंट ले सकता हूं, सो इट इज 6। दूसरा है वहां पर भी 6 अलग अलग एलिमेंट ले सकता हूं, तो ये भी 6। क्योंकि दोनों के बीच में वर्ड आता है एंड, अने वर्ड आवे, इसीलिए हम लोग बोलेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करो, द आंसर इज 36। अगर मैं सैंपल लेता हूं विथ रिपीटेशन, द आंसर इज 36 डिफरेंट सैंपल ऑफ साइज 2। बट अगर मैं यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट जाता हूं, WOR, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अब मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, पसंद करवा छे। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट 2 आउट ऑफ 6। 6 लोगों को सिलेक्ट करना आउट ऑफ 2। शायद आपने सीखा होगा बचपन में परमिटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय जेने आपने, तो इट वुड बी 6 में से 2 को सिलेक्ट करना है, 6C2। अगर मैं 6C2 बोल रहा हूं, यानी कि आप इसका आंसर कैसे निकाल देते? याद है स्कूल में 6 इंटू 5 बट डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा? आदित्य, मैं आपको बताऊंगा कि वो 2�6 क्यों नहीं होगा एंड में, बिकॉज अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उन्होंने बेटा, ये एंड में डिटेल में आता है, अभी सिर्फ उसका यूज आ रहा है। ठीक है। अगर आप यहां पर देखो कि हम लोग ये कहेंगे, यहां पर अगर हम लोग ये कहें कि 62 कैसे निकालेंगे, तो इट इज 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, द आंसर विल बी 15। तो अगर आप विथ रिपीटेशन करोगे, द आंसर विल बी 36। अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे तो आंसर विल बी 15। यहां पर हम लोग कहेंगे ज्यादातर सैंपल लेते वक्त हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट की ओर चलते हैं। तो मानो कि मैं आपको यह पूछता हूं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में से 6 में से अगर 2 का सैंपल लेना है, और वो भी कैसा? विदाउट रिप्लेसमेंट, द आंसर विल बी 15। आई विल से देयर विल बी 15 सैंपल ऑफ साइज 2। मेरे पास 15 सैंपल हो गए ऑफ साइज 2। अगर हम यहां पर कहें कि 15 अलग अलग सैंपल हो गए, तो मैं क्या करता ना, उसमें से कुछ अगर मैं
यहां पर आपको बोलो विथ रिप्लेसमेंट, बेटा विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि दो दो सैंपल लेना है और दोनों में पहले में 1 से 6 में से कोई भी आएगा और वो चीज वापस से रिपीट हो सकती है ना बेटा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर वो चीज वापस से रिपीट हो सकती है, यानी कि इसमें भी 6 में से कोई भी 6 वापस आ सकता है। तो 6 into 6 द आंसर इज 36, राइट। P2 क्यों नहीं लिया बेटा? क्यों? बिकॉज अपने को सैंपल यानी कि सिलेक्ट करते ना बेटा, वी सिलेक्ट, वी डोंट अरेंज देम। अरेंज करते, सैंपल में अरेंजमेंट होता है क्या? मैं बोलूंगा सैंपल ले रहे हो तो दो को लो, पहले कौन सा लिया दूसरा कौन सा लिया थोड़ी फर्क पड़ रहा है, इसलिए वहां पर P नहीं C लगता है। सही है बेटा, सबको क्लियर? चल यहां पर अगर अपन ये कहे कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट अगर जा रहे हैं तो टोटल 15 सैंपल हो गए। मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ सैंपल लिखता हूं। सैंपल मानो कि मैं कोई भी रैंडम सैंपल जो मुझे पसंद आता है मैं लिख देता हूं। मानो कि इफ आई राइट द सैंपल ऑफ लेट्स से 1 5, लेट्स आई सी द सैंपल ऑफ 2 4 और एक सैंपल ले लेता हूं, मानो कि इट इज नथिंग बट ऑफ 5 6। मैं बोलूं इस तरीके से और बहुत सारे मैं सैंपल लिख सकता हूं, बट ये जो सारे सैंपल हो गए ना, आई वांट टू स्टडी समथिंग ऑन इट। मानो कि मुझे इस सैंपल का मीन ढूंढना है। अगर मैं बोलूं पहले सैंपल का मीन क्या होगा, पहले सैंपल का मीन 5 + 1 डिवाइड बाय 2 द आंसर इज 3। फिर 2 + 4 द आंसर इज 3 डिवाइड बाय 2। बट इफ आई सी द लास्ट 5 + 6 द आंसर इज 5.5। मैं बोलूं इस तरीके से हर कोई सैंपल क्या मैं कह सकता हूं कि अलग अलग आंसर देगा? हर कोई सैंपल क्या अलग अलग आंसर दे सकता है मुझे इस तरीके से? ये सैंपल लिया तो कुछ और आंसर, अलग अलग आंसर मिलेंगे। अगर आप देखो, मानो कि इस पॉपुलेशन का अगर मैं आपको बोलूं मीन क्या है, पॉपुलेशन को मीन को अपन म्यू बोलते हैं, उसका मीन क्या है पता है आपको? व्हाट इज एक्चुअल मीन ऑफ दैट पॉपुलेशन? 1 से लेके 6 तक का मीन क्या होता है? 1 से लेके 6 तक का मीन सबको ऐड डिवाइड बाय 6, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 द आंसर इज 3.5। बट अगर आप देखो, अगर मैं सैंपल के लिए मीन निकालूंगा तो उसका आंसर देखो पॉपुलेशन के आंसर से अलग है। तो मैं बोलूंगा ये है मेरा पैरामीटर, ये है मेरा पैरामीटर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, वेयर दिस x बार दैट आई एम राइटिंग दिस इज माय स्टैटिस्टिक्स। तो अपन को ये यहां पर दिख रहा है क्या हो रहा है, एरर। और इस एरर को अपन बोलते हैं क्या, इस एरर को अपन बोलते हैं सैंपलिंग एरर। जो एरर सैंपल लेने की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर। अगर आप यहां पर देखो तो अलग अलग सैंपल अलग अलग एरर देते रहेगा, बट अभी इधर जो मैंने चीज की ना आपके सामने, मैंने क्या लिखा, मैंने अलग अलग सैंपल लिखा और उसके सामने करस्पॉन्डिंग स्टैटिस्टिक्स को लिखा। यह है हमारा नेक्स्ट टाइटल, जिसको बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ड सब लोग अच्छे से सुनेंगे, नाम क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब बोला जाए तो उसका मतलब होता है कोई एक फिक्स साइज के लिए, कोई एक फिक्स साइज के लिए जितने भी सैंपल बनते हैं वो सारे सैंपल को लिखो और वो सारे सैंपल का स्टैटिस्टिक्स जो आप स्टडी करना चाहते हो उनको लिखो। वो जो टेबल होता है उसको कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं यहां पर कहूं कि ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या दिखा, तो मैं बोलूंगा इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 15 अलग अलग सैंपल हो गए और सामने उसका एक स्टैटिस्टिक्स जो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं वो मीन पढ़ रहा हूं। इस मीन की जैसा आप उसका मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन सब कुछ कर सकते हो। यस बेटा, बद्धा सैंपल लखवा पड़े, बट आई रिपीट, अपने को सच कहूं तो लिखना नहीं है, अपने को सिर्फ उसका थ्योरी समझने का है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के अंदर क्या चीज याद रखने का है कि पहला the purpose of the example, the purpose of the example basically means what बेटा, यहां पर अगर हम लोग ये कहें ध्रुमिल तो क्या, तो बेटा सो रिपीट करो, आई गॉट योर मैसेज बट व्हाट आई शुड रिपीट।
अगर आप ये देखो कि इसका पर्पस क्या है, अगर हम लोग देखें तो ये कहा जाएगा कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो कि पूरा पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो आप उसके लिए कुछ अलग अलग छोटे से, ज्यादा नहीं, पूरा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मत करो। मैंने जैसा 3 एग्जाम्पल लिया ना, वैसा है कि आप 3 एग्जाम्पल लेके, सैंपल लेके, उसके जो आंसर्स आते हैं ना, अलग अलग आंसर हो गए, फिर उन तीनों अलग अलग आंसर को आप मर्ज करके फाइनल आंसर तक जा सकते। दैट इज द रीजन वी यूज समथिंग कॉल्ड एज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बिकॉज अरेंजमेंट नहीं है इसलिए 6p2 नहीं लेना है, बिकॉज सैंपल लेते वक्त सिलेक्ट अटले के पसंदगी कराए, हेंस वी से परम्यूटेशन जो होता है ना बेटा, वो अरेंजमेंट के लिए होता है, ठीक है, इसलिए वहां पर p नहीं यूज करने का, कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के लिए होता है, इसलिए वहां पर सिलेक्ट। बेटा सैंपलिंग मीन एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही अलग चीज है। यस बेटा, प्रथम यहां पर सैंपल साइज फिक्स होना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देखो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या मेरे पास एक पॉपुलेशन है, मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि कौन सा साइज का सैंपल चाहिए। आई वॉन्ट टू स्टडी द सैंपल साइज ऑफ 2। उसके जितने भी सैंपल है पहले वो लिखो, और उसके सामने उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना चाहते हो उसको लिखो। अगर आप देखते हो तो उससे ये जो टेबल बनेगा, इस टेबल को अपन कहेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे टेबल को अपन कहेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर ये जो है ना बेटा, ये कॉलम जो है ना, वो कॉलम है सिर्फ सैंपल मीन, सैंपल का मीन। बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सैंपल का मीन ही पढ़ोगे, आप सैंपल का मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन जो चाहो पढ़ सकते हो। बट इस टेबल को जहां पर आप सैंपल और सामने उसका स्टैटिस्टिक्स रखते हो, उसको बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो ये वर्ड क्लियर हुआ सबको, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हाँ ओके, अब इसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड सुनेंगे ध्यान से। दूसरा वर्ड क्या है इंपॉर्टेंट, कि हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर देखो, मैं यहां पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूं मीन, मैं यहां पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूं मीन, इसके जगह पे मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन जो पढ़ते हो ना सब आ सकता है। अब हर किसी के आंसर के अंदर डिफरेंस होगा। देखो अभी जो आ रहा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोल रहा हूं हर किसी के आंसर के अंदर कुछ ना कुछ फर्क होगा। अगर आप इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर अलग अलग जो आंसर आ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढते हो, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढते हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, आई विल रिपीट अगेन बिकॉज यही इधर सेंटर है, अभी जो पार्ट पढ़ रहे हैं उधर सेंटर है। यस बेटा, यस करेक्ट सोच रहे हो आप। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये स्टैंडर्ड एरर वर्ड वापस से पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एरर क्या है, एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो अलग अलग सैंपल में स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। इसके ऊपर भर भर के एमसीक्यू बनने वाला है। तो व्हेन आई से द वर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, आई रिपीट अगेन खुशबू, अगर मैं बोलता हूं वर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये क्या करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये देखता है कि वेरिएशन कितना है। अगर मैं अलग अलग सैंपल लूंगा तो यहां पर इसके अंदर अलग अलग वेरिएशन में आंसर आएगा। बट अगर आप उस वेरिएशन को मेजर करो, किसके अंदर का वेरिएशन, स्टैटिस्टिक्स के अंदर का वेरिएशन। When you study the variation of statistics for different sample, that would be called standard error. Yes बेटा, जो अलग अलग सैंपल के लिए एवरेज फाइंड किया ना, मीन फाइंड आउट किया ना, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं अगर आपको और एक एग्जांपल देता हूं, मानो कि इस बार है ना मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 1000 लोग हैं, बट मैं क्या करता हूं ना, मैं सैंपल लेता हूं ऑफ लेट्स से, मैंने कोई तो सैंपल लिए ऑफ साइज लेट्स से 100, मैंने सैंपल ऑफ साइज 100 लिया। मैं ऐसे बहुत सारे सैंपल लिख सकता हूं, मल्टीपल सैंपल मैं यहां पे लिखूंगा, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4। मानो कि मैंने सबके लिए आर की वैल्यू ढूंढी, आर इज कोरिलेशन,
मानो कि मैंने सबके लिए आर की वैल्यू ढूंढी, सबके लिए कुछ अलग अलग वैल्यू ऑफ आर आएगा, बट जब ये अलग अलग वैल्यू ऑफ आर का आप स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढोगे, उस स्टैंडर्ड डिविएशन को अपन कहेंगे स्टैंडर्ड एरर। सो सादे सादे वर्ड में बोलूं तो क्या होता है, वापस से सुनेंगे। स्टैंडर्ड एरर का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन किसका, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे किसके लिए, अलग अलग सैंपल के लिए, हर एक सैंपल के लिए अलग अलग स्टैटिस्टिक्स होगा, उस स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होने का उसको बोलने का स्टैंडर्ड एरर। बेटा वैल्यू लेके एग्जांपल देंगे ना तो खत्म हो जाएगा बेटा, बिकॉज स्टैंडर्ड एरर इज व्हाट, इट्स स्टैंडर्ड। उसका मतलब समझो बेटा, व्हेन वी से स्टैंडर्ड एरर, देखो जहां पर मैंने बोला ना कि अलग अलग आंसर आएगा तो हर एक के अंदर एरर है, और वो एरर कितना वेरिएशन पे है उसको ढूंढना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। इसलिए सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन लेते बेटा, ठीक है। चलो बेटा ये विथ रिप्लेसमेंट वाला जो बोल रहा है ना, ये एग्जांपल मैं एंड में लेने वाला हूं, इसलिए मैं उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूंगा, ठीक है। व्हेन द सेशन इज गोइंग टू एंड वो आने वाला है। सर बेटा बेटा इसका एग्जाम्पल लेने का अगर मैं लिखूं ना बेटा, इधर 15 एग्जाम्पल लिखूं ना, अपना क्लास खत्म हो जाएगा। बेटर नॉट टू टेक द एग्जाम्पल, जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड एंड मीनिंग बिहाइंड इट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर हमने क्या सीखा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब मैं ना वर्ड को वापस से रिपीट कर रहा हूं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या, कोई एक पॉपुलेशन का एक फिक्स सैंपल साइज लिया, उस फिक्स सैंपल साइज के लिए अलग अलग सैंपल को देखा, ठीक है, अलग अलग सैंपल को देखा, उसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स बाजू में रखते हो, उसको बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार अंग्रेजी में इसको वाचते हैं, देखो, फॉर द पॉपुलेशन ऑफ साइज n there are number of sample of size small n which can be drawn. This sample will have the different value of statistics. The various value of statistics thus obtained can be arranged in form of the frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आप लिख सकते हो कि एक बार सैंपल लिखो और सामने उसका स्टैटिस्टिक्स लिखो, और उसी चीज को अपन बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगर हम लोग देखें, the difference between the parameter and the statistics is called error in the sampling। जो पॉपुलेशन का आंसर है और इसके साथ साथ जो सैंपल का आंसर है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन बोलते हैं एरर। इसके बाद अगर देखें तो हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा वो था स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या था, तो स्टैंडर्ड एरर समझने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन बताता। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का काम होता है जो मेजर करता है वेरिएबिलिटी। और जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, सॉरी आई थिंक मार्कर नहीं चला, जब हम लोग, एक सेकेंड, मार्कर कहां गया, हुआ, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये गुजराती बोलो ने सर, हाँ बेटा बोलिया बेटा, ગુજરાતી ચાલુ કરશું બસ આપણે, પછી ગુજરાતીમાં ડાયરો રાખશું આપણે બસ એન્ડમાં। यहां अगर हम लोग बोले स्टैंडर्ड डिविएशन का काम क्या है, उसका काम है टू मेजर द वेरिएबिलिटी। बट जब मैं वर्ड यूज करता हूं स्टैंडर्ड एरर, वापस से ये आ रहा है क्या कि स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या, जो मैंने आगे समझाया था वही चीज आप इंग्लिश में पढ़ना है। क्या है भाई, द स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, वेरिएबिलिटी। किसकी, स्टैटिस्टिक्स। किसके लिए, अलग अलग सैंपल के लिए। बट ध्यान क्या है, तो जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था क्या, कि सैंपल साइज सेम रखने का। सेम सैंपल साइज रखा, अलग अलग सैंपल रखा, उसके सामने स्टैटिस्टिक्स रखा। अगर आप उसका वेरिएबिलिटी यानी कि उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। यहां पर ये सेकंड पॉइंट हर कोई रीड करेगा और समझेगा। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर भर भर के एमसीक्यू आने वाला है। एक बार रीड करे, अगर नहीं समझा है तो पूछेंगे सेकंड पॉइंट। बस सही क्यों, चलो उधर से ब्लॉक कर देगा सबको फिर।
ओके, सेकेंड पॉइंट वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा। यहां पर बेटा वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि जितना वेरिएशन, जैसे कि मैंने बोला था ना कि अलग अलग सैंपल अलग अलग आंसर देता है, तो आंसर के अंदर वेरिएबिलिटी है। अगर आप उस चीज को मेजर करते हो ना बेटा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हेन यू मेजर द वेरिएबिलिटी इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर मैं एग्जाम्पल के जो हमने लिखा था, अगर मैं उसी एग्जाम्पल पे वापस कुछ सोचने की कोशिश करूं, मैं ये कहूंगा कि मेरे पास सैंपल था, आई हैड अ सैंपल ऑफ साइज 2। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे 2, 3, 4, 8, ऐसे मानो कि 4, 6, ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, सामने उनका एवरेज लिखा, जैसे कि 5 ले लो या फिर 8, कुछ तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। आप यहां पर अगर आप देखो तो ये जो स्टैटिस्टिक्स आप स्टडी कर रहे हो, इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर आप देखो तो आंसर कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहेगा, और वो अलग अलग आंसर के अंदर जो वेरिएशन आते रहेगा, अगर आप उस वेरिएशन को कैलकुलेट करते हो ना बेटा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, और उस स्टैंडर्ड डिविएशन का नाम है यहां पर स्टैंडर्ड एरर। व्हेन वी से द वर्ड वेरिएबिलिटी, इट मींस द स्टैंडर्ड डिविएशन, द स्टैंडर्ड एरर विच इज यूज्ड टू मेजर वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी यानी कि क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन। किसका? तो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स का, अलग अलग सैंपल के लिए जो मिला। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सैंपल साइज सेम होना मांगता है। ठीक है, तो अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इतना प्रवचन किया ना, तो एक लाइन में उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद आप जिस स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोलते हो ना, ये उसका स्टैंडर्ड एरर हो जाता है। मतलब अगर आपने एक्स बार का स्टैटिस्टिक्स लिया था, मतलब आपने एक्स बार स्टडी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अगर आप आर का स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढ के करते हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। तो जिसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढोगे, वो उसका स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। अब यहां पर आता है और एक इंपॉर्टेंट चीज। मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड एरर यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर एक्स बार के बारे में बात कर रहे हैं, यू डोंट डिजर्व टू कीप इन दिस चैट ओनली, है ना। अब तुम लोग प्राइवेटली मैसेज करना, तुम लोग को कॉमन चैट देना ही नहीं चाहिए। चल, अब यहां पर अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स। बट अगर आपने स्टैटिस्टिक्स एक्स बार स्टडी किया ना, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अब इसका है ना एक फॉर्मूला है, मैं बोलूंगा इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं, वो इधर से आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या होता है ना, उन लोग ये पूछते हैं फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, और इसको ढूंढने का तरीका क्या है? इसको ढूंढने का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन रूट एन। आई से इट इज एन इंपॉर्टेंट, सिग्मा अपॉन रूट एन। मानो कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन इस तरीके से, इफ आई टेल यू कि मुझे पता है कि मेरे पास पॉपुलेशन जो है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, मानो कि द स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑफ 150, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑफ 150, सॉरी एक सेकेंड, ओके डन, बैटरी इशू। चल, यहां अगर मैं आपको ये कहूं स्टैंडर्ड डिविएशन 120 का है, और मेरे पास जो सैंपल लिया है ना, वो सैंपल मैंने 36 का लिया है, कैन यू टेल मी व्हाट इज माय स्टैंडर्ड एरर ओवर हियर? कैन यू फाइंड आउट इट्स वैल्यू? प्राइवेट में मुझे बता सकते हो कोई? मेन चैट बंद ही रखना है तुम लोग के लिए, तुम लोग शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि आई विल अनेबल मेन चैट फॉर ऑल, बट कोई भी टाइम पास उसके अंदर नहीं आना चाहिए फिर, ठीक है? बिकॉज कम्युनिकेट कर पाओगे तभी समझोगे, बट टाइम पास मैसेज उसके अंदर किसी का नहीं चाहिए। चल, तो यहां पर अगर हम लोग देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर दैट यू गेट, एक सेकेंड,
द वैल्यू इज 25 25 आ रहा है। सच्ची कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? 150 डिवाइड बाई 6, हाँ ना 25 आएगा, मैं कुछ गलत सोच रहा था। ओके, इट इज 25, यस करेक्ट, मैंने स्क्वायर रूट लेना था, करेक्ट। द आंसर इज हाँ 150 डिवाइड बाई 6। सर बहुत ज्यादा एरर नहीं है बेटा, है, बट मैंने रैंडम एग्जाम्पल लिया। बट ऐसा एग्जाम्पल आपको दिख सकता है एग्जाम में। यहां पर है ना, क्या हो जाता है ना, दे विल स्टार्ट आस्किंग यू समथिंग कि भाई यहां पर आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया और थियोरी वाला चैप्टर भी कवर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टैंडर्ड एरर फॉर एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन रूट है। चल यहां पर इसके बाद उसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज लाइक बेसिकली योर प्रोबेबिलिटी। यहां पर अगर आप देखो तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए वापस से वही फॉर्मूला हो। अगर आप स्टैंडर्ड एरर यानी कि क्या, आई रिपीट अगेन, स्टैंडर्ड डिविएशन किसका, स्टैटिस्टिक्स का। कौन सी स्टैटिस्टिक्स? तो प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि क्या, प्रोपोर्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो अपन कहेंगे स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, इट वुड बी अंडर रूट p into q. I'll write it over here. Under root p into q डिवाइड बाय n. ये p क्या है? मानो कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट द प्रपोर्शन ऑफ टी ड्रिंकर, अपने को टी ड्रिंकर एंड कॉफी वाले के बारे में बात करते हैं। मानो कि चाय पीने वाले लोग अगर 200 है तो चाय नहीं पीने वाले लोग कितने? टी डैश बोलता हूं, टी डैश सबको पता चलेगा ना, चाय नहीं पीने वाला लोग 300 हो गए। यस, इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ओनली, जिन्होंने पढ़ा है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं पी क्या होगा, पी विल बी 2/5 एंड क्यू विल बी 3/5। जिसके बारे में बात करता है दैट इज पी, जिसके बारे में नहीं हो रहा है उसको छोड़ के जो है दैट इज क्यू, राइट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है अंडर रूट पी क्यू बाय एन। ये थोड़ा रेयर है पूछने में, बट फॉर्मूला शायद पूछ ले तो याद रखना, बिकॉज लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने एक फॉर्मूला पूछा है और उसके ऊपर प्रॉब्लम भी पूछा है, दोनों चीज की थी, और वो एक्स बार का था। ठीक है, बट प्रोपोर्शन का भी पूछ सकते हैं आपके लिए, इसलिए याद रखें स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, p इंटू क्यू डिवाइड बाय एन अंडर रूट। बट कैन आई टेल यू कि ये q किसके बराबर होगा? कैन आई से द q इज इक्वल टू 1/p हो सकता है? बेटा हाउ द रेशियो केम, मैंने बोला ना टी लोग 200 है, बट प्रोपोर्शन कितना है? व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ड्रिंकिंग टी? 200 आउट ऑफ 500। p डिवाइड बाय टी डिवाइड बाय द टोटल ऑफ 500। टी वाले लोग डिवाइड बाय टोटल 500। प्रोपोर्शन कैसे मिलता है? कितने लोग वो चीज कर रहे हैं, डिवाइड बाय द टोटल। ठीक है, सिमिलर लाइक बाइनोमियल, यस। ठीक है, बट फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला इधर आ रहा है जो याद रखने वाला। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन क्या होता है, या फिर फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई। देखो ये कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनेंगे। यस सर, व्हाट इज बोथ इज आस्क्ड, टी यूनियन सी, यस, टी यूनियन टी डैश। मैं बंद कर देगा। यहां पर अगर आप देखो, अगर आप देखोगे फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने को पता है कि जब कभी भी अपन ये स्टैंडर्ड एरर ढूंढ रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू जो है उसको कभी कभार करेक्ट करना पड़ता है। ऑलरेडी वो एरर की वैल्यू है, बट एरर का जो नंबर आता है ना उसके अंदर भी मिस्टेक हो सकती है। किस तरीके से? थैंक यू सो मच, तुम लोग लायक नहीं हो ये बताने के लिए। चलो यहां पर अगर हम लोग ये कहें फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है ना उसको कभी कभार करेक्ट करना पड़ता है। तो इसकी कुछ कंडीशन है, कब करने का और कब नहीं करने का। प्योर थियरी है, सिर्फ प्रवचन सुनने का है बाबा का। अगर आप यहां पर देखो तो कुछ कंडीशन है जब आपको करेक्शन करना पड़ता है। और करेक्शन कैसे किया जाता है? बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर। एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और आंसर करेक्ट बन जाता है। अब शायद आपने कहीं रैंक कोरिलेशन पढ़ते वक्त पढ़ा होगा CF करके, CF करेक्शन फैक्टर। वो रैंक कोरिलेशन में जैसे करेक्शन फैक्टर होता है ना जो करेक्ट करने को काम आता है, उसी तरीके से यहां पर ही है
फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लायर। ये क्या होता है ना, इधर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और वो नंबर कैसे मिलता है, दैट नंबर इज अंडर रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस 1। ये नंबर, ये फॉर्मूला है ना, अपन कभी वापरने वाले नहीं है, बट दे माइट आस्क यू कि ये फॉर्मूला क्या। तो 3 फॉर्मूला इधर याद रखना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन एंड लास्ट इज FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई। ये क्या होता है, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर करेक्ट होता है, बट कब करने का उसकी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन फाइनाइट होना चाहिए, जो नाम के अंदर ही है, जो चीज नाम के अंदर ही है कि आपका जो पॉपुलेशन है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, ये जरूरी है। अब उसके साथ साथ पॉपुलेशन फाइनाइट है, उसके साथ साथ आपने 50% या फिर उससे ज्यादा का सैंपल लिया, 50% या फिर उससे ज्यादा का सैंपल लिया हो, दैट इज द सेकेंड कंडीशन। पहली चीज फाइनाइट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन सैंपल जो है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, और आखिरी चीज जो चेक की जाती है वो क्या, आखिरी चीज जो आपको चेक करनी होगी वो ये कि आपने जो सैंपल लिया है ना वो सैंपल होना चाहिए WOR। ये WOR क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। आप अगर सैंपल लेते हो विदाउट रिप्लेसमेंट, सैंपल पॉपुलेशन के 50% से ज्यादा है, आपका पॉपुलेशन अगर फाइनाइट है, अगर ऐसे केस में काम कर रहे हो, तब आपको अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है विथ अ नंबर, एंड दैट नंबर इज अंडर रूट n माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय n माइनस 1। तो यहां पर ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तब हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अच्छा समझा सबको, ये क्या किया गया यहां पर। ओके सर, यस इट इज मोर देन 50%। अगर आप देखो तो मानो कि अगर मैं आपको एक कंडीशन से समझाता हूं, देखो मैं अगर इधर एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करूं तो ये FPC, सबसे पहले क्या याद रखने का, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इट इज अंडर रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस 1। दूसरी चीज यहां पर मानो कि अगर मैंने 1000 का पॉपुलेशन है, तो पहली चीज क्या थी कि आपका पॉपुलेशन फाइनाइट होना चाहिए, वो हो रहा है यहां पर। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो आप सैंपल लेते हो ना वो आपके पॉपुलेशन के 50% से ज्यादा होना चाहिए। मानो कि इतने पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल लिया है ऑफ 600, कहने से कि यहां पर ये लगेगा, यस कहने से कि यहां पर ये लग सकता है, बिकॉज 1000 में से 50%, 500 से ज्यादा, इसलिए वो लगेगा। उसी चीज को उन्होंने वहां पर क्या लिखा पता है, उन्होंने वहां पर ये लिखा है कि स्मॉल n बाय कैपिटल N इज मोर देन 0.5। उन्होंने यहां पर ये सैंपल फ्रैक्शन को वापरा कि सैंपल फ्रैक्शन 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन है कि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन के 50% से ज्यादा होना चाहिए। ये समझा, ये 2 पॉइंट क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन सैंपल 50% से ज्यादा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप जो सैंपल ले रहे हो वो सैंपल विद आउट रिप्लेसमेंट लिया है, यानी कि चीजों को रिपीट करके नहीं लेते हो, राइट। जब आप पॉपुलेशन विदाउट रिपीटेशन लेते हो तब आप, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब इसका यूज किया जाता है। रीजन क्या है विदाउट रिपीटेशन का बेटा, बिकॉज विथ रिपीटेशन का सैंपल जो है ना वो यूजलेस है, बिकॉज उसका कोई मतलब ही नहीं। विथ रिप्लेसमेंट जो सैंपल लिया जाएगा ना, इट विल नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, इसीलिए विदाउट रिप्लेसमेंट होना जरूरी है। यस एग्जैक्टली 0.5 हुआ तो भी चलेगा, 50% और 50% से ज्यादा, 0.5 या फिर उससे ज्यादा, सही है। चलो डन। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये 3 कंडीशन हमने देखी, फॉर्मूला देखा।
थोड़ा जल्दी से समरी करेंगे जो आपको बहुत काम आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। अगर मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। जिस स्टैटिस्टिक्स के लिए पढ़ते हो वो उस स्टैटिस्टिक्स का बनेगा। एक्स बार के लिए है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, प्रपोर्शन के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। आगे सेकेंड पॉइंट, सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है मैंने? इज दिस स्टेटमेंट अ वैलिड स्टेटमेंट? यस, वी कैन सी कि जितना अपन सैंपल साइज को बढ़ाएंगे सामने एरर उतना ही कम होते जाएगा। करेक्ट। चलो फिर आगे तीसरा पॉइंट, अगर मैं देखूं जितना मैं सैंपल की साइज को अगर आप बढ़ाओगे तो अपने को पता चला एरर कम होगा, और जितना एरर कम होगा क्या मैं बोलूं उतना ही अपना प्रिसीजन जो है, एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके अगर अपन सेकेंड पॉइंट को देखें, बेटा ये तो अपन ने आगे भी बोला था ना कि जितना सैंपल साइज बढ़ाओगे उतना आंसर बेटर होगा, जितना आंसर बेटर होगा उतना स्टैंडर्ड एरर भी तो कम होगा, जितना सैंपलिंग एरर कम उतना स्टैंडर्ड एरर कम होगा बेटा। राइट, तो देखो ये तीन रिलेशन को समझना है। यस, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। राइट, तो ये तीन रिलेशन को समझना है, इसके ऊपर अच्छे अच्छे एमसीक्यू बनता है। सैंपल साइज बढ़ाओगे एरर कम होगा, एरर कम हुआ प्रिसीजन बढ़ गया। ठीक है, ये तीनों के बीच में रिलेशन। बेटा एरर नु काम सूझे बेटा जो स्मॉल n बाय कैपिटल n करता 0.5 करता नानू है ना, त्यारे यू कैन not correct the answer. Whatever is your answer, you should accept that answer. It's like if you are taking 0.5 से ज्यादा, that means at that point you can even correct your answer better. That is the reason we can do it. उलूसू होएगा बस ये 0.5 करता नानू है, अगर 0.5 से कम होगा ना तो आप उसको करेक्ट करोगे ना, स्टिल इट इज हैविंग नो इफेक्ट। बट 0.5 से ज्यादा है ना तो उसको करेक्ट करने पे आंसर से और ज्यादा क्लोज किया जा सकता है। बेटा प्रिसीजन એટલે શું? एक्यूरेसी કહેવાનું। તમારો જે एक्चुअल આન્સર પોપ્યુલેશન નો છે અને સેમ્પલ નો છે ને, ઈ બંનેના વચ્ચે જેટલું તમે એના ક્લોઝ જાઓ ને એટલું કહેવાનું કે પ્રિસિઝન વધી ગયું। बेटा ये स्टैटिस्टिक्स है, जरूरी नहीं है कि आप 0.5 से ज्यादा लो, आप चाहो उतना ले सकते हो, बट 0.5 से ज्यादा लेना इज ऑलवेज बेटर। बेटर इज मोर, लार्जर इज अ सैंपल, बेटर इज द आंसर। बेटा अगर सैंपल लिया है तो थोड़ा बहुत तो एरर होगा ही, बिकॉज एक्चुअल आंसर और सैंपल के आंसर में फर्क आएगा। यस आएगा ही। फिर आखिरी पॉइंट, देखो आप लोगों ने शायद टेस्ट दिया होगा, मैंने देखा 511 लोगों का तो टेस्ट मैंने देखा, आपने वहां पर एक वर्ड पढ़ा होगा सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, आया था ये वर्ड शायद। यस, अब उसका मतलब भी देखो, मैंने इससे पहले इसका मतलब देखा था, बताया था आपको, बट उसको डिटेल में जानना। अगर आप देखो सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब कि अलग अलग सैंपल से अलग अलग आंसर आना, अलग अलग सैंपल से अलग अलग आंसर आए, उसको बोलते हैं सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। और जब आप इस अलग अलग आंसर को मेजर करते हो ना, उसके वेरिएशन को मेजर करते हो, उसी को तो नाम दिया था स्टैंडर्ड एरर। तो ये सैंपलिंग फ्लक्चुएशन क्या है? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन इज अ फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ सैंपलिंग। ये वाला लास्ट पॉइंट अब सबको समझ रहा है? राइट, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन जो है वो क्या है? अलग अलग सैंपल लेने की वजह से स्टैटिस्टिक्स के जो अलग अलग आंसर आते हैं उसको बोलते हैं सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। अगर वो फ्लक्चुएशन को आप मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। दैट स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। कोई वांदा नहीं, मैं चाहता था कि आप उसके बारे में सोचो, इसलिए एक क्वेश्चन ऐसा रखा था। यस, बिकॉज एवरी सैंपल विल बी डिफरेंट एंड विल बी गिविंग डिफरेंट आंसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तब तो सर हमेशा मैक्स सैंपल लेना चाहिए। यस बेटा लेना चाहिए,
बट हम लोग लेंगे नहीं बिकॉज पैसे और टाइम की कमी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो पैसे और टाइम बचाने के लिए अपन छोटा सैंपल की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो जल्दी केबीसी खेलने का। यहां पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन टेकन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किधर पढ़ोगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसके लिए पढ़ते बेटा, इट इज फॉर सैम्पलिंग एनालिसिस, है ना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है? इट इज फॉर सैम्पलिंग एनालिसिस। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यस डेफिनेटली वो स्टैटिस्टिक्स होता है सैंपल का, बट किसके कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं अपन? वी आर स्टडिंग सैम्पलिंग एनालिसिस, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। The value of particular statistics with their relative frequency will constitute the dash of concerned statistics। आई थिंक डैश उन्होंने गलत जगह रखा ही नहीं, मतलब रखना ही भूल गए। तो जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर सारे स्टैटिस्टिक्स अलग अलग सैंपल के लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वी कैन हैव सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किस किस के लिए आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, थोड़ा सोच के बताना। वी कैन डू इट फॉर एनीथिंग दैट यू वांट, आप सबके लिए कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो ना, सबके लिए वो पॉसिबल है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मीन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन आप आर के लिए पढ़ो, मीन मीडियन मोड सबके लिए कर सकते हो। ठीक है, इट इज पॉसिबल फॉर ऑल। फिर इन जनरल द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश एज अ मीन ऑफ पॉपुलेशन। क्या आपको लगता है कि वो कैसा होना चाहिए? मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके जैसा होना चाहिए? देखो, अगर आप सारे सैंपल ले लोगे, सारे सैंपल का अगर आप मीन निकालोगे तो वो फिर किसके साथ मैच करेगा? अगर सारे के सारे पॉपुलेशन को ले लिया ना, तो उसका आंसर मोर या फिर लेस नहीं, बट वो पॉपुलेशन के साथ ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा। बड़ा होगा कि छोटा होगा ये नहीं पता अपने को, बट इन जनरल वो उसको सेम होना चाहिए। हर बार बड़ा हो या फिर हर बार छोटा हो नहीं बोल सकते, बट इट शुड बी ऑलमोस्ट सेम ऑफ मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, देखा, अगर बेटा मैंने अलग अलग सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, हर एक सैंपल के लिए, हर एक सैंपल के लिए, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, हर एक सैंपलिंग द जनरल मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मानो कि अगर मैंने सैंपल लिया, उसके लिए मैंने हर एक सैंपल के लिए आर की वैल्यू ढूंढी, हर एक के लिए कुछ अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर मैं इन सभी वैल्यू का मीन निकाल देता हूं, एवरेज निकालूंगा, तो उसका आंसर किससे मैच करना चाहिए? इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज द मीन ऑफ दैट पॉपुलेशन। मतलब कि वो पॉपुलेशन के लिए जो आंसर आ रहा है ना, उसके साथ वो मैच करना चाहिए। बेटा लेस देन होगा नहीं बोल सकते बेटा, ध्यानम वो उससे बड़ा भी हो सकता है। अगर मैं किसी एक सैंपल के लिए बोलूंगा ना, तो उसका आंसर कभी उससे छोटा होगा, कभी उससे बड़ा होगा। राइट, हर एक अलग अलग सैंपल के लिए। बट अगर आप सभी आंसर का मीन लोगे ना, सो वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा द मीन ऑफ दैट एंटायर पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन के आंसर का तो मैच करना चाहिए, क्लोज जाना चाहिए। बट ऊपर है कम है नहीं बोलेंगे, बट इट इज ऑलमोस्ट सेम एज इट। राइट, सच कहूं तो उन्होंने सिर्फ सेम लिखा है ना, वो डाउटफुल है, वो गलत होता है। एग्जैक्ट सेम नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज इट। सो ऑलमोस्ट सेम शुड बी द करेक्ट आंसर, बट उन्होंने ऑप्शन में सेम ही दिया, इसलिए उसकी तरफ जाना चाहिए। चलो, यस सर, बट सैंपल तो पोर्शन ही है। यस बेटा, पोर्शन है, पूरा पॉपुलेशन नहीं है। बट अगर आप देखो ना, अलग अलग सैंपल के लिए कभी आंसर कम आएगा, कभी उससे ज्यादा आएगा, बट सबका अगर एवरेज लोगे तो कहीं ना कहीं आप पॉपुलेशन के आंसर के पास में जाओगे। एग्जैक्ट नहीं, बट पास में जाओगे। ठीक है, नन ऑफ द अबाउट नहीं कर सकते बिकॉज मोर लेस या फिर सेम। आई विल से वी शुड चेंज इट, इज इट ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम वुड बी द मोस्ट प्रिसाइज वन। यस, सारे सैंपल की बात हो रही है।
ये सारे सैंपल की अगर आप एक साथ कंसिडर करो तो बात करना, ठीक है, एक के लिए बात नहीं करना, ठीक है, यस, ओके। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली नोन एज व्हाट? The standard deviation of sampling distribution is commonly known as standard error. अच्छे से रीड करें। The population standard deviation describes the variation among the elements of the universe where the standard error measures the variability in statistics due to sampling. अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। As the units selected in two or more samples drawn from the population are not same, the value of dash from the sample to sample, but dash always remains the same. कौन सी वैल्यू बदलते रहेंगी? सैंपल टू सैंपल, बट एक चीज है जो हर बार सेम ही रहेगी। अगर हम लोग ये कहें द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सैंपल, बट पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर तो एक ही होता है ना, राइट? तो इसे ऑप्शन सी इज राइट। यहां पर मिस्टेक है, शायद उन्होंने मार्क किया हो कि नहीं, कि ये दो वर्ड ढूंढना है यहां पर, है ना। स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हर किसी सैंपल के लिए अलग अलग होगी, बट पैरामीटर की वैल्यू तो सेम ही होने वाली है। अगर हम लोग ये कहे बेटा द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, अलग अलग सैंपल लिया तो स्टैटिस्टिक्स अलग अलग आएगा, बट पॉपुलेशन तो एक ही है ना, उसके अंदर चॉइस ही नहीं है आपके पास। अगर एक ही पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन के लिए उसका पैरामीटर वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। The value of statistics will vary based on what sample that you select, but the population is fixed, so your parameter is fixed. Sure. Question number 42. The greater the value of standard error implies. अच्छे से रीड करके आंसर करो। यस बेटा, ये ओप्पो का जो आंसर है ना, स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू सेम आएगी, यस। और इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों? बिकॉज अगर बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है, इसका मतलब क्या? डिपार्चर ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वन, जो आना चाहिए उससे दूर आंसर आएगा। और जितना स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है उतना अपन रिलाई नहीं कर सकते उस सैंपल के ऊपर, राइट? तो अपन बोलेंगे बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं कि रिलाई नहीं कर सकते, और आंसर जो जो है एक्चुअल आंसर से दूर है, दोनों का मतलब सेम। चलिए उसके बाद अगर देखें, स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब एज व्हाट? Standard error can be described as standard error of statistics. Standard error can be described as standard deviation of a statistics. Question number 44. The reciprocal of standard error is what? Yes. What is the reciprocal? हम लोग कहेंगे जितना स्टैंडर्ड एरर ज्यादा उतना प्रिसीजन कम होगा, बोले अपन। जितना स्टैंडर्ड एरर ज्यादा उतना प्रिसीजन कम, तो मैं बोलूं जितना स्टैंडर्ड एरर ज्यादा उतना प्रिसीजन कम, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, राइट? तो स्टैंडर्ड एरर एंड द प्रिसीजन वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 45. द प्रिसीजन ऑफ रैंडम सैंपल। बेटा प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, आंसर कितना सही है,
दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। प्रिसीजन ऑफ अ रैंडम सैंपल। क्या लगता है? देखो सबके अंदर एक जैसा बात है, बट वर्ड अच्छा सिलेक्ट करना जो आपको लगता है। प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है रैंडम सैंपल की इंक्रीज होती है किसके साथ? सैंपल साइज के साथ। बट कैन आई से कि वो उसके प्रपोर्शन में इंक्रीज होगी? देखो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि वो बढ़ेगा तो सामने वो उतना ही बढ़ना चाहिए, बट बता नहीं रहा है कि क्या होगा। अगर मैंने सैंपल साइज को बढ़ाया तो प्रिसीजन भी बढ़ेगा, बट प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि हम लोग ये कहेंगे कि सैंपल साइज डबल करोगे ना तो प्रिसीजन भी डबल होगा, राइट? तो जितने प्रपोर्शन में आप उसको बढ़ाओगे उतने ही प्रपोर्शन में वो बढ़ेगा। सारे ही ऑप्शन सही है, बट मोस्ट एक्यूरेट विल बी ऑप्शन सी, है ना? सारी ऑप्शन सही है, कुछ गलत नहीं बोल रहा है कोई, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी ऑप्शन सी, कि वो उस प्रपोर्शन में बढ़ता है जिस प्रपोर्शन में सैंपल साइज को बढ़ाया जाता है। यस बेटा, अगर दिया जाता तो मैं कहता कि ऑल को सिलेक्ट करो, अदरवाइज इन लोग नहीं करते ऐसा, बिकॉज सभी के मतलब एक ही बन रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। बट व्हेन वी से कि इट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली, इसका मतलब क्या है? देयर वुड बी अ सम नंबर। यस, यहां पर क्या है ना कि कोई फिक्स अमाउंट से नहीं बढ़ेगा। मतलब कि ये बोलूंगा ना कि अगर आपने इसको 10 बढ़ाया, सैंपल साइज को 10 बढ़ा, तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि उसका प्रिसीजन भी 10 से बढ़ा। यू कैन नॉट से इट लाइक इट। बट अगर मैं बोलूं ना कि अगर मैंने अपने प्रिसीजन को, अगर देखो मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो ऐसा होगा, मगर एकदम ही सादे वर्ड में इसको क्लियरली दिखने की कोशिश करूं तो ऐसा लिखूंगा, द प्रिसीजन यानी कि आंसर कितना एक्यूरेट है, इट वुड बी सेम एज के टाइम्स द सैंपल साइज। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनली बढ़ना। अब ये के की वैल्यू क्या है नहीं पता, वो कुछ तो होगा, बट जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रोपोर्शन बढ़ेगा। कभी कभार के की वैल्यू 2 होती है, 3 होती है, 1.5 होगी, कुछ तो होगा, बट वो फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। यस, ओके श्योर बेटा। 41 मुझे एंड में पूछो, ठीक है? यस बेटा, लेसर द स्टैंडर्ड डेविएशन मोर इज अ प्रिसीजन। The standard error of a dash is a standard deviation of sample mean। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हो सैंपल मीन का, तो ये कौन से टाइप का स्टैंडर्ड एरर हुआ? स्टैंडर्ड एरर ऑफ व्हाट? इट वुड बी अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर सैंपल मीन का लिया तो वो हो गया स्टैंड। हाँ, इसका फॉर्मूला, हाँ हाँ अच्छा याद आया। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था सिग्मा डिवाइड बाय रूट एन। याद करना है ना इसके लिए। फिर सैंपलिंग फ्लक्चुएशन में बी डिस्क्राइब इट। चलो अभी आपका ये आया था टेस्ट में, अब सही आंसर बताओ। अब सही आंसर बताना इसके अंदर। द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इट इज अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वेरी गुड। चलो फाइनली द लास्ट पार्ट। अब देखो स्टार्टिंग में जब अपन ने रूल पढ़ा ना, तो उस रूल पढ़ते वक्त हमने कहा था कि मैं आगे जाके आपको कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज, सैंपलिंग डिजाइन। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमने क्या सीखा था कि भाई 4 प्रिंसिपल थे। लॉ ऑफ क्या था भाई? हाँ मैं आपसे ही पूछूंगा ना। लॉ ऑफ रेगुलेटरी, राइट? द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटरी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड लॉ ऑफ वैलिडिटी। जब लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मैंने बोला ना, तब मैंने क्या कहा था कि ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अच्छे आंसर के लिए अच्छा सैंपलिंग डिजाइन लेने का, और उसके साथ साथ मैंने प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी में यह कहा था कि एक ही ऐसा डिजाइन है जिसके आंसर वैलिड गिने जाता है। वो कौन सा है? दैट इज अ डिजाइन ऑफ रैंडम सैंपलिंग। तो अब टाइम आ चुका है उन दोनों वर्ड को समझने का। यहां पर टाइप्स ऑफ सैंपलिंग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सैंपलिंग का मतलब क्या है? अलग अलग वेज टू टेक द सैंपल। अगर हम लोग बोले देयर आर 3 मेन मेथड, सबसे पहला एमसीक्यू तो
हाँ अभी हम जिंदा है, हम आ चुके हैं। हाँ हम जिंदा है, आ चुके हैं हम। મને ખબર જ હોય કોઈક તો વાયડું ચાલુ જ થઈ જાય જેવી રીતના આમ પેન ના મળે ને એટલે તરત ચાલુ થઈ જાય લીટા કરી નાખો બરોબર લીટા કરો ઓહો हो कितने अच्छे लोग हैं बस હવે मेरा लैपटॉप खराब हो गया तुम्हारे इसके अंदर कितने पापी भरे हुए इस दुनिया में बॉस शांति नहीं रखेगा कोई दुनिया में पोपट कर देते सबका बस पोपट हो गया शांति नहीं है दुनिया में किसी को पोपटलाल देखा कोई तो वायड़ा था जो चालू हो गया जैसे दिखेगा ना अपन कलर कर देंगे स्कूल में वो बच्चे को नहीं देते मार्कर वैसे चालू हो गया नहीं तो सुन चलो यहां पर तो हम लोग थे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग सबसे पहला एमसीक्यू बनता है कि कितने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं तो 3 अब नाम को समझते हैं सबसे पहला है रैंडम सैम्पलिंग जिसका दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो अगर आप देखो ना तो ये सैम्पलिंग का मेथड है जो अपन ने वैलिडिटी में पढ़ा था जब वैलिडिटी की बात थी तब मैंने इसके बारे में बात की थी कि किसके आंसर वैलिड माने जाते हैं जो रैंडम सैम्पलिंग से किया जाता है ना उसके आंसर वैलिड माने जाते हैं अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स है जो पढ़ने हैं बट अभी के लिए याद रखे पहला मेथड होता है रैंडम सैम्पलिंग या फिर जिसका दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर पहला है रैंडम सैम्पलिंग तो दूसरा जो मेथड होता है उसको कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग नॉन रैंडम या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सबके बारे में डिटेल में जानेंगे बट पहले नामकरण करें रैंडम सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग और तीसरा होता है जिसको अपन कहते हैं मिक्स सैम्पलिंग ठीक है तो ज्यादा चांस है कि इसी के अंदर से कुछ एमसीक्यू आपको दिखने वाले बिकॉज यही है जिसके लिए चैप्टर बना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग थ्योरी तो इधर ही वही पढ़ रहे कि सैंपल कैसे लेना तो सबसे पहला 3 है रैंडम सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग मिक्स सैम्पलिंग रैंडम का दूसरा नाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे अबाउट रैंडम सैम्पलिंग दूसरा नाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जब अपन बोलते हैं ना रैंडम सैम्पलिंग तो इसका मतलब क्या देखो नाम में मतलब है रैंडमली सैंपल सिलेक्ट किया होगा तो बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग और इसका नाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों है इसका नाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों है बिकॉज यहां पर कोई भी एलिमेंट हो सबके सिलेक्ट होने के चांस जो होते हैं ना वो सेम होता है बिकॉज अगर मैं बोलू ना एक सेकेंड अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों क्योंकि यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि हर किसी को सिलेक्ट होने के इक्वल चांस मिलता है जितने भी लोग होंगे सबको सिलेक्ट होने के इक्वल चांस है इसलिए इसको रैंडम सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलने का और मैं सच कहूं तो यही इकलौती मेथड है जिसके ऊपर अपने को बेस रहना चाहिए क्यों बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग मेथड से जो आंसर आता है ना दे आर द आंसर विच आर एक्सेप्टेबल दे आर द आंसर विच आर एक्सेप्टेबल इसलिए इसके ऊपर प्रिफर करने का अब रैंडम सैम्पलिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं रैंडम सैम्पलिंग के क्या टाइप्स है तो हम लोग ये कहेंगे कि इसके भी 2 मेजर टाइप सबसे पहला क्या है सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर अपन 2 चीज को पढ़ने वाले देखो अब एक लंबा ट्री आने वाला है किसके अंदर कौन है ये याद रखना और सबके लिए एक एक 2 पॉइंट याद रखना तो सबसे पहला रैंडम सैम्पलिंग के 2 मेजर टाइप है एक है जिसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग
जिसके अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे वापस से। एक है लॉटरी मेथड और उसके बाद दूसरा आता है जिसको कहते हैं रैंडम नंबर मेथड। इसके बाद मैंने कहा था ना दो पार्ट है, तो ये उसका पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा रैंडम सैंपलिंग में दूसरा, पहला होता है सिंपल रैंडम और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। और ये रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग के अंदर भी तीन पार्ट है। पहला है स्ट्रेटिफाइड, दूसरा है सिस्टमैटिकल और तीसरा है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। देखो अब नाम बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा टीचर उठाएगी कि इतने सारे अलग अलग नाम है तो उसी के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने। तो अपन है ना अभी से थोड़ी क्लियरिटी रखते हैं, पहले नाम को थोड़ा याद रख लेते हैं, फिर सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या सीख रहे हैं? अपन सीख रहे हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग के अंदर हमने कहा कि तीन मेजर टाइप बन रहे थे। पहला था रैंडम, दूसरा था नॉन रैंडम और तीसरा जो था जिसको अपन ने कहा था मिक्स्ड। अब रैंडम के अंदर मैंने आपको कहा कि दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला जिसको अपन कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग SRS और दूसरा था जिसको कहा गया रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। सिंपल रैंडम के अंदर और दो पार्ट निकले। कौन कौन से? एक है लॉटरी मेथड और दूसरा था नंबर रैंडम टेबल मेथड। रैंडम टेबल मेथड। रिस्ट्रिक्टेड के अंदर तीन पार्ट। रिस्ट्रिक्टेड के अंदर तीन हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्टेड के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक के बारे में अपन ने पढ़ा था। एक क्या था? एक था सिस्टमैटिक। ये सिस्टमैटिक मैंने आपको बताया था, याद है थोड़ा? सिस्टमैटिक के बारे में हमने बात की थी कहीं ना कहीं। कैन यू रिकॉल द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमैटिक दैट वी हैव डन? सिस्टमैटिक का एग्जाम्पल आपको याद है? मेन चैट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे। यस, वो पैटर्न वाला, तीन के बाद एक, तीन के बाद एक। तो देखो वो वहां पर अपन ने सीखा था ना, वो इधर आया। अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, पैटर्न टाइप। राइट? अब देखो तीन जरूरी नहीं है, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था तीन स्किप। ऐसा जरूरी नहीं कि तीन, आप कितना भी कर सकते हो, बट दैट वाज सिस्टमैटिक। उसके बाद और एक होता है जिसको कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर यानी कि ग्रुप। बात करेंगे ये क्या है क्लस्टर यानी कि ग्रुप, अभी के लिए इतना याद रखें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा ना, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट मेथड, दैट इज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब अगर आप देखो ना तो एज ए टीचर अगर मुझे कुछ पूछना है तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी नाम के ऊपर से ही खत्म हो जाता है। नाम ही ज्यादातर पूछ लिए जाता है। हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे, सबको डिटेल में अपन देखने वाले हैं। स्टार्ट करना है किससे? तो स्टार्ट करना है सिंपल रैंडम सैंपलिंग से। सिंपल रैंडम सैंपलिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। ओह सॉरी, मैंने मल्टी स्टेज की जगह पे शायद क्लस्टर लिख दिया। ओके, आई विल चेंज द नेम। दैट वाज अ क्लस्टर नहीं, बट इट वाज मल्टी स्टेज। मैंने क्लस्टर नाम क्यों बोला वो थोड़ी देर में पता चलेगा। क्लस्टर इज द लास्ट थिंग, राइट? So what we say, the last was nothing but multi-stage sampling. चलो डन। जब पूछना होगा मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बेटा तीन के बाद एक का था ना, वो सिस्टमैटिक में आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ तीन ही हो। मैं चाहूं तो 10-10 का गैप रख सकता हूं, मैं चाहूं तो 5-5 का गैप रख सकता हूं, बट फर्क है कि उस पैटर्न में आना चाहिए। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है? सिस्टमैटिक के अंदर एक गैप के बाद अपन वापस से सिलेक्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं विद सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इसको यूज कब करना। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना तो ये नहीं करने का। पॉपुलेशन इफ इट इज वेरी लार्ज, डोंट गो फॉर सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्यों? बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट। क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर जो दो मेथड है ना, उसके अंदर लॉटरी मेथड और उसके साथ साथ रैंडम टेबल मेथड, दोनों के अंदर जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो
पॉपुलेशन का साइज अगर बड़ा है तो इसको नहीं करने का, छोटे पॉपुलेशन के लिए काम आता है। बट उसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि सैंपल बहुत छोटा लोगे, सैंपल तो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। If the population is very large, don't do this. If the sample is very small, don't do this. And the last is the population under consideration is heterogeneous. Heterogeneous वर्ड का मतलब क्या होता है? Heterogeneous का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही अलग अलग। अगर मेरा पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, अगर मेरे पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस यानी कि बहुत अलग अलग। जो सेम सेम होता है ना उसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि एक जैसे, हेट्रोजीनियस यानी कि अलग अलग। तो हम लोग यहां पर ये कहेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करते वक्त इस चीजों का ध्यान देने का कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सैंपल बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, और उसके साथ साथ अगर हेट्रोजीनियस बहुत ज्यादा है तो इसको नहीं वापरने का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज इसके अंदर ये जो दो मेथड है ना, लॉटरी मेथड और रैंडम टेबल या फिर रैंडम नंबर मेथड, ये काम कैसे करता है? देखो लॉटरी सबको पता है, लॉटरी में क्या होता है कि आप रैंडमली वो नंबर्स होंगे, नंबर में से एक नंबर होगा जिसको प्राइज मनी मिलता है। इधर भी सेम है। मानो कि मेरे पास अहमदाबाद के सारे लोग हैं, मुझे उनमें से एक छोटा सा सैंपल लेना। तो सैंपल लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या करूंगा ना, ईच ऑफ द इंडिविजुअल मैं उनका आधार कार्ड उठाऊंगा। आधार कार्ड पे एक नंबर होता है, मैं रैंडमली आधार कार्ड का नंबर उठाऊंगा और उसमें से सैंपल ले लूंगा, और इस मेथड को कहूंगा लॉटरी मेथड। उस मेथड को कहूंगा मैं लॉटरी मेथड। उसके बाद अगर हम लोग देखें रैंडम नंबर मेथड, ये रैंडम नंबर मेथड क्या होता है? तो इसके अंदर अपन लॉटरी की जैसा चिट नहीं उठाते। इसके अंदर क्या होता है कि सबको है ना एक टेबल में लिखने का, और फिर उस टेबल में से नंबर उठा लेने का, उस टेबल में से नंबर उठाने का। मैं बोलूं दोनों ही एक ही है, कुछ फर्क नहीं है। लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर मेथड एक जैसे ही होता है। फर्क क्या होता है? लॉटरी मेथड में आप चिट की जैसा उठाते हो, और रैंडम नंबर मेथड के अंदर एक टेबल में नंबर को लिखा जाता है रैंडमली, एंड देन फ्रॉम दैट टेबल यू सिलेक्ट द नंबर। तो दोनों एक जैसे ही हुए, कुछ दोनों में फर्क नहीं होता। बट फर्क यहां पर इस तरीके से बनता है कि अगर आप देखो रैंडम नंबर मेथड में जो मैंने बोला ना टेबल, तो कुछ मुफ्त के साइंटिस्ट लोगों ने खुद के अलग अलग टेबल दिए। उन्होंने क्या किया कि अगर आपको 1 से 100 तक के नंबर में से कुछ सिलेक्ट करना है ना, तो आप इस टेबल में से सिलेक्ट करो। तो इसमें क्या होता है ना कि देयर इज नो बायसनेस, कि उस टेबल के अंदर नंबर लिखे होंगे ना तो रैंडमली किसी और बंदे ने लिखे और वहां से आप कोई भी नंबर्स को सिलेक्ट कर लो। फर्क कुछ भी नहीं है, लॉटरी मेथड हो या फिर रैंडम नंबर मेथड हो, सबके अंदर सबको आप नंबर देते हो और उसमें से सिलेक्ट करते हो। उसके लॉटरी की जैसा चिट उठाओगे और रैंडम नंबर मेथड में टेबल में लिख के वहां से सिलेक्ट करोगे। बट दोनों ही नंबर में वांधा क्या है पता है? वांधा यह है कि दोनों के अंदर चीजों को नंबर देना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा ना तो नहीं वापरने का। और उसके साथ साथ अगर आपके पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तभी भी इसको नहीं वापरने का। क्यों? बिकॉज रैंडमली सिलेक्ट करते हो ना, तो कभी कभार क्या हो जाता है कि एक साइड का पॉपुलेशन ही सिलेक्ट हो जाता है। आप चाहते नहीं हो बट हो जाता है बाय डिफॉल्ट ना, गलती से हो सकता है कि एक साइड का ही पॉपुलेशन सिलेक्ट हो जाए, सारा वेरिएशन कवर ना हो। इसीलिए बोलते हैं कि अगर ज्यादा हिट्रोजीनियस है तो इसको नहीं वापरने का। ठीक है, ज्यादा हिट्रोजीनियस है तब इसको नहीं वापरने का। तो यहां पर दो कवर होते हैं, लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर। याद क्या रखने का है कि दोनों के अंदर नंबर लिखते हैं और नंबर लिखने के बाद सिलेक्ट करना। रैंडम नंबर मेथड के अंदर क्या होता है, देखो मैं एग्जांपल देता हूं। ऐसा एक टेबल होता है, टेबल के अंदर लिखा है, टेबल के अंदर अगर मुझे सैंपल सिलेक्ट करना है तो आंख बंद करके मैं किधर भी कोई भी नंबर को ऐसा सिलेक्ट करते जाऊंगा। जो भी नंबर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सैंपल। इसको बोलते हैं रैंडम नंबर मेथड। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपन एक एक करके रैंडम नंबर मेथड के अंदर अपन ऐसा टेबल में से उठाते हैं और उसके अंदर चिटकी जैसा उठाते हैं। यही फर्क है और कुछ नहीं। बट दोनों के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट जो आप याद रखोगे और समझोगे, दोनों का ड्रॉबैक क्या है? दोनों का ड्रॉबैक ये है कि सीक्वेंस में लिखना जरूरी है।
दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिसएडवांटेज वही है कि मेजर डिसएडवांटेज ये कि सभी आपको पता होने चाहिए कैसे न्यूमेरिकली लिख के, और उसके साथ साथ डिफिकल्ट ये हो जाएगा अगर बहुत बड़ा सैंपल साइज है, पॉपुलेशन साइज है, तो ये बिल्कुल काम का नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने बोला पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बड़ा है इसको वापरने का ही नहीं है। अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, बेटा अभी आएगा वो 3 में से 1 वाला जो है ना, अभी आएगा। यहां पर व्हेन आई से रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, इसके अंदर सबसे पहला, यस लकी ड्रॉ इज एन एग्जांपल। अगर आप देखोगे रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग के अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा आपके लिए, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। देखो इसको है ना अपन एक एग्जांपल से ही जाएंगे। मानो कि क्लास में अभी 500 लोग हैं, इस 500 लोगों को अगर हम लोग देखें, अगर इस 500 लोगों के मार्क्स को अगर मुझे स्टडी करना, कैन आई से कि ऑल ऑफ यू आर हेट्रोजीनियस, अब सबके कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, सबके अलग अलग हो गए। मानो कि आपके पेपर 3 के मार्क्स को मुझे स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब ग्रुप। यहां पर हम लोग करते क्या है, यहां पर हम लोग स्ट्रेटा बनाते हैं, स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप बनाए। तो मैं क्या करूंगा, आप 500 लोगों को मैं कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। मानो कि मैं पहला ग्रुप डिवाइड करता हूं कि आउट ऑफ 500 लोगों को मैं ग्रुप में डिवाइड करूंगा किस तरीके से, बेस्ड ऑन योर मार्क्स इन पेपर 3। 100 मार्क्स का टेस्ट था, मैं सबसे पहले 0 to 25 वाला एक ग्रुप होगा, फिर 26 to 50 वाला एक ग्रुप है, 51 to 75 एक ग्रुप है, देन 76 to 100 वाला एक ग्रुप है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक चीज बनाई जिसको कहेंगे ग्रुप, जिसके लिए दूसरा वर्ड है स्ट्रेटा। मानो कि आउट ऑफ 500 मुझे 0 to 25 स्कोर करने वाले लोग मिलते हैं 100, 26 से 50 वाले लोग मिलते हैं 300, यहां पर मुझे मिले 50 और यहां पर मिले 50। मैंने सबसे पहला स्ट्रेटा बनाया। फिर अब मैं क्या करूंगा, अब हर स्ट्रेटा में से, मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना, हर स्ट्रेटा में से मैं कुछ चीजों को सिलेक्ट करने वाला। अगर मैं आपको यह बताऊं कि मानो कि इफ आई वांट टू क्रिएट अ सैंपल ऑफ साइज 100, मुझे सैंपल लेना है ऑफ साइज 100, यह है मेरा पॉपुलेशन, मुझे सैंपल लेना है ऑफ साइज 100। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं मैं सैंपल लूंगा टोटल 100 का चाहिए, सैंपल टोटल 100 का चाहिए, मैं सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से स्ट्रेटा में से लूंगा? कैन यू आंसर मी दिस? कौन से स्ट्रेटा में से मैं सबसे ज्यादा बड़ा सैंपल लेने वाला हूं? फ्रॉम 26 to 50। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैं इसमें से सबसे बड़ा सैंपल लूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे 100 तक जाना है। व्हाट आई सी, आई रैंडमली टेक अ नंबर। लेट से मैंने यहां से, अगर मैं बोलूं मैंने यहां पर 50 लिया, इधर से 20 लिया, इधर से 20 लिया, इधर से 10 का सैंपल लिया, मैं टोटल 100 तक पहुंच गया। अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमको क्या दिख रहा है कि व्हाट डू वी ऑब्जर्व ओवर हियर, कि यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूं, हर एक स्ट्रेटा में से छोटा छोटा सैंपल लेने वाला। मैंने सबसे बड़ा सैंपल किस में से लिया, जिस स्ट्रेटा में सबसे ज्यादा एलिमेंट थे। ठीक है, अभी ये जो मैंने सैंपलिंग किया ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। आई विल रिपीट द प्रोसेस अगेन। सबसे पहला काम स्ट्रेटा बनाना। स्ट्रेटा यानी कि क्या, ग्रुप बनाना। अब ये स्ट्रेटा के बारे में अच्छे से सुनो। स्ट्रेटा के बारे में क्या याद रखने का कि हर एक स्ट्रेटा अलग अलग होना चाहिए, वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि 26 वाला स्टूडेंट उधर भी काउंट होता है, इधर भी काउंट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द स्ट्रेटा शुड बी डिस्टिंक्ट, दे शुड नॉट बी ओवरलैपिंग। उसके साथ साथ स्ट्रेटा अगर आप देखोगे ना, ग्रुप, स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप, मैं बोलूं यहां पर ये सारे लोग है ना, ये सारे लोग एक जैसे है, बहुत कम स्कोर करने वाले। ये वो है जो एवरेज स्कोर कर रहा है।
ये वो है जो थोड़ा अच्छा स्कोर कर रहा है, और ये वो है जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। तो अगर आप देखो सारे स्ट्रेटा एक दूसरे से हिट्रोजीनियस है, मैं ये कहूं सारे स्ट्रेटा एक दूसरे से हिट्रोजीनियस है। बट अगर स्ट्रेटा के अंदर के लोगों के बारे में बात की जाए तो स्ट्रेटा के अंदर के लोग अंदर ही अंदर अगर बात किए जाए तो सारे एक जैसे हैं। यानी कि ये 100 लोगों के बारे में बात करूं ना, ये 100 लोग एक जैसे। क्यों? बिकॉज दे आर द वन जिनके स्कोर कम आ रहे। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे कि यहां पर अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, तो स्ट्रेटा जो है एक दूसरे से हिट्रोजीनियस है, बट स्ट्रेटा के अंदर के लोग कैसे हैं? स्ट्रेटा के अंदर के लोग कैसे हैं? तो स्ट्रेटा के अंदर के लोग होमोजीनियस है। स्ट्रेटा अपने अंदर होमोजीनियस है, बट दूसरे स्ट्रेटा के साथ हिट्रोजीनियस है। ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो है ना, इट इज अ बेस्ट मेथड दैट वी हैव। क्यों? बिकॉज ये सबको कवर करता है। रैंडम सैंपलिंग में वांधा क्या था? वांधा था कि कभी कभार क्या था ना, एक सेक्शन कवर ही नहीं होता, बट यहां पर क्या है, सब कुछ कवर होगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सबको ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग समझ रहा है? क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ओके मुकेश, बेटा मैंने रैंडमली नंबर लिया, ठीक है, डोंट सी दैट नंबर। मैंने नंबर, देखो मैं नंबर के बारे में वापस से बात करूंगा कि वो नंबर कैसे डिसाइड किए जाता है, बट मैंने रैंडमली प्रोपोर्शनल सोचते हुए कुछ तो नंबर ले लिया रैंडम, कि बड़ा है, ज्यादा नंबर है तो ज्यादा वाला नंबर लिया। उसके पीछे भी आंसर है, यस, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है बेटा। ओके आई विल रिपीट, होमोजीनियस का मतलब, अगर मैं देखो मैं आपको ये कहता हूं कि 0 से 25, ये जो 100 लोग हैं ना, ये कौन है? ये ऐसे लोग हैं जो अपने ही अंदर, ये ऐसे लोग हैं जो अपने ही अंदर एक जैसे हैं, मतलब बहुत कम स्कोर करने वाले नफट लोग हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो क्या मैं बोलूं ये 100 लोग वैसे हैं जो एक जैसे, दे आर होमोजीनियस, एक जैसे। बट अगर मैं कोई एक बंदा इस ग्रुप से उठाओ और कोई एक बंदा इस ग्रुप से उठाओ, क्या मैं बोलूं ये दोनों तो अलग अलग लोग निकलेंगे? यानी कि ये लोग हेट्रोजीनियस हो गए, अलग अलग निकलेंगे। ग्रुप अपने ही अंदर होमोजीनियस है, बट अलग अलग ग्रुप के लोग को उठाओगे तो वो हेट्रोजीनियस है। बेटा सिंपल रैंडम ना अंदर આપણે કેવી રીતના લઈએ? सो वी टेक इट एट रैंडमली, कोई भी उठा लिया, सिंपल रैंडम में कोई भी रैंडमली उठा लिया, देयर इज नो प्रेफरेंस, कोई प्रेफरेंस नहीं है, किसी की तरफ देखने का नहीं, रैंडमली उठा लेने का और उसको बोल देने का, ठीक है, कंप्लीट। चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो चीजें हमने सीखी एक बार यहां पर रीड करेंगे। देखो मैंने जो अभी प्रवचन दिया वो प्रवचन यहां पर लिखा है, ये चारों पॉइंट हर कोई रीड करेगा और कोई पॉइंट नहीं समझेगा तो मैं पूछेगा, बट 2 मिनट दे रहा हूं, हर कोई पहले रीड करे। चलो आई विल टर्न ऑन द चैट, अगर आप आंसर करना कुछ डाउट हो तो पूछना, बट कोई टाइम पास नहीं लिखेगा उसके अंदर, ठीक है। यस कॉफी वाला यू आर राइट, जो आपने लिखा है चैट बॉक्स में उसे ही, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ओके बेटा, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? अन elementary unit from each stratum is drawn at random and the units of form constitute the sample। बेटा जैसे कि मैंने बोला था ना कि पहला ग्रुप था अपना क्या, 0 से 25, दूसरा था 25 to 50, तो इसके अंदर शायद मैंने 100 लोग लिखेंगे तो इसके अंदर 300 कुछ लिखा था। तो मैं ये बोलूंगा इसमें से मैं कुछ एलिमेंट्री, कुछ भी 100 है ना, तो मैं 100 में से मानो कि अगर मैंने 10 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया, 300 में से मैंने 50 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया, और ये सबको इकट्ठा करूंगा ना, तब जाके मुझे मिलेगा मेरा फाइनल सैंपल। तो जो मैंने यहां पे लिखा, अन एलिमेंट्री यूनिट फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, आपका पहला काम है ग्रुप बनाना,
जिसको कहते हैं स्ट्रेटा। एक बार ग्रुप बन गया तो उस ग्रुप में से फिर छोटा छोटा सैंपल सिलेक्ट किया जाता है और सारे सैंपल को इकट्ठा करो तो दैट बिकम्स अ फाइनल सैंपल। ओवरलैप का मतलब क्या बेटा, अगर मैं आपको बोलूं जैसे कि ये देखो, ये ओवरलैप जैसा हो गया, जैसे कि 25 इधर काउंट करने का कि इधर करने का है, तो ऐसा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इधर 25 तो इट शुड स्टार्ट विद 26, ऐसा कोई नहीं आना चाहिए जो दोनों जगह पे आए। और बेटा स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप का दूसरा नाम है स्ट्रेटा, जो भी आप ग्रुप बनाओ। यस परफेक्ट हीथ, फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रेटा वी सिलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, करेक्ट जा रहे हैं। हाँ बट वो 25 को तो, हाँ बेटा आप सही हो, सही हो, सही हो, कॉफी वाला आप सही थे। बट बेटा अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 0 से मानो कि 25 है और दूसरा 24 से 50 है, आई से दिस इज ओवरलैपिंग। देखो ये यश का जो डाउट है ना, यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटम अकॉर्डिंग टू द हायर ऑफ दिस यूनिट, इसका आंसर अभी आ रहा है। अब देखो जब आप ही मुझे ये सवाल पूछ रहे हो ना, ये सवाल सबके मन में क्या कि सर ये स्ट्रेटा में से कितना सैंपल लेने का कौन डिसाइड करेगा, तो इसके ऊपर प्रिंसिपल है जो अपनी थियरी में आएगा अभी। यस बेटा, यही प्रथम, यही तो इसका एडवांटेज है कि हर स्ट्रेटा में से सिलेक्ट करोगे, तो इसीलिए तो ये मेथड बेस्ट है। क्यों? बिकॉज इसमें से सब कुछ कवर होगा, एवरी पार्ट ऑफ द सैंपल, एवरी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी कवर। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट ये है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज सुटेबल in those cases where the population is heterogeneous but the homogeneity within the groups। बेटा अगर मेरे पास ऐसा चीज है जहां पर मैं स्ट्रेटा बना ही नहीं सकता हूं, ऐसा कोई पॉपुलेशन है जिसमें स्ट्रेटा या फिर इस तरीके से ग्रुप बनाने को सोच ही नहीं सकता हूं, तो मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करूंगा ही नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आप स्ट्रेटा बना सकते हो तो उसके लिए प्रेफरेंस दो ना। अगर स्ट्रेटा बना ही नहीं सकते बेटा, स्ट्रेटा क्या है? ग्रुप, ग्रुप अपने अंदर एक जैसा हो और दूसरे के साथ अलग हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेटा। अगर आप स्ट्रेटा बना ही नहीं सकते हो तो इसके लिए जाने का ही नहीं। बेटा हेट्रो मतलब अलग अलग, होमो मतलब एक जैसा। नहीं बेटा जरूरी नहीं है स्ट्रेटा एक जैसा हो, नहीं जरूरी है। क्या रिपीटेड बेटा? यस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, बट इन गुजराती प्लीज। ओके बेटा, અહીંયા જો સ્ટ્રેટા એટલે શું થાય, તમે જે વર્ગ બનાવો, ગ્રુપ બનાવો ને, એક એને એક સરખા લોકોનો જે ગ્રુપ બનાવો ને એને કહેવાય સ્ટ્રેટા। જ્યારે તમે સરખા સરખા લોકોને, ક્લાસના બધા ઢ લોકોને જમા કરીએ તો એક ગ્રુપ, ક્લાસના બધા એવરેજ લોકોને જમા કરીએ બીજો ગ્રુપ, ક્લાસના બધા સ્કોલર લોકોને જમા કરીએ ત્રીજો ગ્રુપ। આ જે ગ્રુપ બન્યા ને એને આપણે કહીએ કે આ છે સ્ટ્રેટા। દરેક સ્ટ્રેટાના લોકો સરખા છે, मतलब કે ઢ લોકો તો બધા ઢ એક હારે, એવરેજ લોકો તો બધા એવરેજ એક હારે। તો જો તમે કોઈક એક સ્ટ્રેટા, એક ગ્રુપના લોકોને બે લોકોને ઉપાડો ને તો બંને હરખા હોય, પણ બે અલગ અલગ ગ્રુપમાંથી ઉપાડો ને તો બંને અલગ અલગ, એટલે બંને હિટ્રોજીનિયસ। ગ્રુપના અંદરના લોકો હરખા હશે અને ગ્રુપ એ અલગ અલગ ગ્રુપના લોકોને ઉપાડો તો એ અલગ અલગ હશે। અલગ અલગ એટલે હિટ્રો, હરખા એટલે હોમો। बेटा पॉपुलेशन पूरा का पूरा एक जैसा थोड़ी होता है। ढ लोको मीन्स बुद्धि वगर का लोको। चलो अब गुजराती का डिमांड खत्म, आगे बढ़ते हैं। ढ तू ही ढ नहीं पाछड़ बैठा। आगे यहां पर देखो, जो आपका बड़ा सवाल था ना उसको आंसर करता हूं। यस बेटा, अब नहीं, अब नो गुजराती, चलो गुजराती बढ़ाओ, गिर जता रही हो। यहां पर अगर हम लोग ये कहे, अब बस हो गया तुम्हारा चैट, अब बंद करो थोड़ी देर के लिए। यहां पर जो आपका सबसे बड़ा सवाल था ना कि सर हाउ डू वी डिसाइड कि कौन से स्ट्रेटा में से क्या ले, तो देखो उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दूंगा मैं, बट उसके पीछे का थोड़ा थियोरी जानना है अपने को। किसके लिए? फॉर एमसीक्यू। देयर आर टू वेज इन विच वी डिसाइड कि स्ट्रेटा में से कितना सैंपल लेने का। दो मेथड है। पहला है मेथड ऑफ प्रपोर्शन, प्रपोर्शनल अलोकेशन। ये प्रपोर्शनल अलोकेशन क्या बोलता है? प्रपोर्शनल अलोकेशन ये कहता है
जितना बड़ा आपका उस स्ट्रेटा का पॉपुलेशन है उतना बड़ा उसमें से सैंपल साइज आना चाहिए। जितना बड़ा पॉपुलेशन का सैंपल है उतना बड़ा उसमें से सैंपल साइज आना चाहिए। बट ये प्रोपोर्शनल अलोकेशन का कंडीशन क्या है, कब वापरने का, जब स्ट्रेटा के बीच में वेरिएशन कम हो। देखो मैंने क्या बोला था, मानो कि ये आपका पहला स्ट्रेटा है, स्ट्रेटा 1 यानी कि पहला ग्रुप, दूसरा स्ट्रेटा ग्रुप 2। मानो कि ये ग्रुप जमीन की बात करता है, ये आसमान की बात करता है, यानी कि देयर इज टू मच वेरिएशन, मतलब टोटली अलग अलग बात चल रही है। बट अगर ऐसा हो ना, S1 जिसके बारे में बात करता है, S2 कहीं ना कहीं क्लोज उसके बारे में बात करता है, तो मैं बोलूंगा दोनों स्ट्रेटा के बीच में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, देयर इज अ लेस वेरिएशन बिटवीन द स्ट्रेटा। दोनों अलग अलग होने चाहिए, बट कितने अलग है अगर ये देखा जाए तो उसके बेस पे दो मेथड है। जब दोनों के बीच का वेरिएशन बहुत कम हो, दो ग्रुप के बीच का, दो स्ट्रेटा के बीच का वेरिएशन कब कम हो, तब लगाया जाता है प्रोपोर्शनल अलोकेशन। और प्रोपोर्शनल अलोकेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्ट्रेटा डिसाइड द सैंपल साइज। आई रिपीट अगेन, जब वेरिएशन दो अलग अलग स्ट्रेटा में कम हो तब पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्ट्रेटा डिसाइड द सैंपल साइज। बट जब मानो कि आपके पास दो ग्रुप हो, एक जमीन की बात करता है तो दूसरा आसमान की बात करता है, अगर इनके बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा हाई हो, ऐसे केस में अपन पॉपुलेशन साइज को तो देखते ही है और उसके साथ साथ अपन उस पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को भी कंसीडर करते हैं टू डिसाइड कितने का सैंपल लेने का। ये एक बहुत बड़ा बाउंसर आया था आपके लिए फ्रॉम ब्राजील, नाम है इसका नीमांस अलोकेशन। बहुत बड़ा बाउंसर है ये पहली बार पढ़ने वालों के लिए, बट वी विल रिपीट अगेन। मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब वापस से एक बार। अगर आप देखो तो स्ट्रेटा जो है यानी कि आपके ग्रुप है, उसके अंदर अगर उसके अंदर वेरिएशन कम है तो कौन सी मेथड वापरने का, प्रोपोर्शनल अलोकेशन की मेथड वापरने का। और ये मेथड क्या कहती है कि किसके बेस पे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन का साइज। बट अगर स्ट्रेटा के अंदर और स्ट्रेटा के आजू बाजू में अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखता है, यानी कि डेटा बहुत ज्यादा हिट्रोजीनियस है, तो अगर वेरिएशन ज्यादा दिखता है तो कौन सा मेथड है, ब्राजील से आया था आपका नीमांस अलोकेशन वापरने का। और नीमांस अलोकेशन क्या कहता है कि हर एक स्ट्रेटा में से सैंपल कितना लेना है ये कौन डिसाइड करेगा, दो लोग। कौन, एक तो पॉपुलेशन का साइज और दूसरा उसका स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दो चीज डिसाइड करती है कि कितने का सैंपल साइज लेने का। सर आप बोल रहे हो डिसाइड करती है, बट एग्जैक्टली कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला होने का। फॉर्मूला क्या है, नहीं है सिलेबस में, बट व्हाट दे वांट यू टू जस्ट रिमेंबर दिस टू नेम। देयर आर टू मेथड, वन इज प्रोपोर्शनल, अदर इज नीमांस अलोकेशन। मैं वापस से चैट बॉक्स स्टार्ट करता हूं, किसी को अगर इन दोनों में कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नीमांस, ओके, नीमांस रिपीट, ओके समझाओ, ओके नीमांस सेकंड वन, ओके आई अंडरस्टूड। सेकंड में डाउट है आप कोई मत लिखना, सेकंड मुझे समझा बेटा। हाँ ये मोदी का अच्छा डाउट, ये बुक में किधर है बेटा, गलती से अपनी बुक में शायद ये प्रिंट नहीं हुआ है बेटा, मुझे पता है, बट याद रखने के लिए अब याद रहेगा ना, ब्राजील नीमार अपना नीमान, ठीक है ठीक है। मैं बंद करता बेटा, पीडीएफ जो मैं भेजूंगा ना उसके अंदर डिटेल है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं बंद ही करता हूं तुम्हारा चैट। अब यहां पर सेकेंड पॉइंट वापस से देख रहा है, ये नीमांस एलोकेशन क्या है बेटा। नीमांस एलोकेशन का मतलब क्या है, जब आप देखते हो आपके पास जो स्ट्रेटा है यानी कि जो आप ग्रुप बना रहे हो, अगर इन ग्रुप के बीच में आपको
वेरिएशन ज्यादा दिख रहा है तो पहली चीज नीमांस एलोकेशन कब वापरना है, जब अलग अलग ग्रुप बहुत ज्यादा ही अलग अलग आंसर दे रहे हैं तब नीमांस एलोकेशन वापरा जाता है। और इसके बाद दूसरी चीज, ये नीमांस एलोकेशन क्या कहता है कि देखो अलग अलग, मैंने बोला था ना कि पहले में से मैंने, अगर आप एग्जाम्पल थोड़ा याद करो, अपना क्या था वो 0 से 25, 26 से 50, मैंने अलग अलग में से अलग अलग लिया था। जैसे कि यहां से मैंने शायद 10 लिया, इसमें से 30 लिया, इसमें से 10 लिया। तो कौन से पॉपुलेशन में से कितने का सैंपल लेना, ये कैसे डिसाइड होता है, बेस्ड ऑन टू थिंग्स। पहला तो आप उस स्टेटा का पॉपुलेशन क्या है वो देखोगे, और दूसरा उस स्टेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है ना वो देखोगे। ये दोनों चीज डिसाइड करेगी कि आप कितने का सैंपल देखोगे। प्रोपोर्शनल में क्या था, प्रोपोर्शनल में अपन सिर्फ ये बोलता है जितना पॉपुलेशन साइज ज्यादा उतना ज्यादा लेने का। बट नीमांस ने थोड़ा ज्यादा डिटेल में सोचा, उसने ये भी सोचा सिर्फ पॉपुलेशन साइज नहीं, उसके साथ साथ उस पॉपुलेशन के अंदर, जैसे कि मैं बोला ना, अगर 26 से 50 के बीच में अगर टोटल 300 लोग है, बट इस 300 लोगों के बीच में अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो अपन उसमें से ज्यादा नहीं कंसिडर करेंगे। राइट, अगर उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है ना तो उसमें से ज्यादा नहीं करने। नीमांस क्या है ना, उसने डिटेल में सोचा कि सिर्फ पॉपुलेशन साइज नहीं, उसके साथ साथ आप उसके अंदर का स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखोगे। ठीक है, ये अब मैं वापस से चेक ऑन कर रहा हूं, लेट मी नो इफ द सेकेंड मेथड इज ओके और नॉट। दो चीज याद रखना है, कब वापरने का है, जब वेरिएशन ज्यादा है। दूसरा क्या, किसको कंसिडर करता है, दो चीज, पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, चलो ओके बेटा, ये गुजराती में अपन बाद में मिलेंगे। यस, अगर स्टेटस का वेरिएशन ज्यादा हो तो नीमांस। आई विल प्रोवाइड यू, मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड। ओके, चल अभी के लिए थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू ओवर हियर, एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, उससे पहले आपका ये चैट खत्म करता हूं। ओके, चल एक एग्जांपल से इसको समझता है। सो दो मेथड, सबसे पहले मैं दोनों मेथड यहां पे लिख देता हूं। पहला था अपना प्रोपोर्शन मेथड और दूसरा था अपना नीमांस मेथड। नीमांस मेथड सबसे पहला कब वापरने का है, जब स्टेटस के बीच में वेरिएंस यानी कि वेरिएशन ज्यादा हो। प्रोपोर्शन मेथड कब वापरने का, जब वेरिएंस कम हो। किसके बीच में, बिटवीन द स्टेटा, स्टेटा के बीच में वेरिएंस कम हो का मतलब क्या है कि अगर जो स्टेटा है, यहां पर अगर आप देखो ना, जो ग्रुप है अगर बहुत अलग अलग चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि इधर स्टेटस के बीच में वेरिएशन कम हो रहा है। तो ऐसे केस में सिर्फ प्रपोर्शन के लिए आप आगे बढ़ जाओ। बट अगर आप देखो नीमांस एलोकेशन में अपन क्या बोल रहे हैं कि एक स्टेटा बात कर रहा है किसी और चीज के बारे में, दूसरा अगर किसी कंप्लीटली डिफरेंट चीज के बारे में, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई रेंज में चला जा रहा है, एक स्टेटा बहुत कम रेंज में बात कर रहा है, ऐसे केस में नीमांस एलोकेशन को वापरना चाहिए। अब दूसरा चीज, अगर प्रपोर्शन मेथड वापर रहे हो तो किस पे ध्यान देंगे, तो सैंपल साइज जो है कैसे डिसाइड होगा, इट वुड बी ओनली डिसाइडेड बाय द पॉपुलेशन का साइज। बट नीमांस मेथड क्या कहता है कि आप पॉपुलेशन का साइज देखोगे और उसके साथ साथ और क्या देखोगे, उस पॉपुलेशन का अंदर वेरिएशन कितना है, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखोगे। ये दोनों चीज डिसाइड करेगी कि आप उसमें से कितना सैंपल साइज लेने वाले। देखो एक एग्जांपल वापस से रिपीट कर देता हूं। मानो कि अगर मैं आपको यह कहने की कोशिश करूं कि इधर
अपना मार्क्स वाला ही एग्जांपल है। नाउ यू विल टेल मी कि मैं क्या यूज करूं, नीमांस के लिए जाओ कि मैं प्रपोर्शन के लिए जाऊं। मानो कि अगर मैं आपको ये कहूं 0 to 25 एंड 26 to 50 दो ग्रुप बनाए। मानो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पर मैं आपको कहूं कि ये 0 to 25, इसमें ऑलमोस्ट सबके मार्क्स 24, 20, 23 ऐसे मार्क्स है। यहां पर सबके मार्क्स अगर आप देखते हो ना तो अराउंड 35, 32, 30 ऐसे मार्क्स है। क्या मैं कहूं इस स्ट्रेटा के अंदर वेरिएशन कम है, इस स्ट्रेटा में भी वेरिएशन कम है? क्योंकि यहां पर वेरिएशन कम है तो मैं जाऊंगा फॉर विच मेथड, प्रपोर्शन मेथड। बट अगर मानो कि और एक एग्जांपल लेता हूं, इस बार 0 से 25, बट यहां पर एक स्टूडेंट है जो 0 स्कोर करता है, एक 10 है, एक 25 है, यहां पर एक 26 करता है, एक 40 करता है, एक 50 करता है। कहने से कि अब इस एग्जांपल में इस स्ट्रेटा के अंदर देखो वेरिएशन ज्यादा दिख रहा है आपको। कहने से कि इधर वेरिएशन देखो, स्ट्रेटा के अंदर देखो वेरिएशन बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर स्ट्रेटा का वेरिएशन ज्यादा है, इसलिए मैं जाऊंगा फॉर नीमांस मेथड। अब क्लियर है कि कौन सा मेथड कब वापरने का है। सॉरी मैं चैट बॉक्स बंद किया हूं शायद। इज इट क्लियर नाउ कि कौन सी मेथड को कब वापरे? चलो डन, थैंक यू। मैं इसको डिटेल क्यों नहीं जा रहा था, द रीजन इस इतना डिटेल में जाके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन लोग इतना डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वही करने थे। बट अभी पढ़ लिया है तो चलो जीवन में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे। हाँ, अपन ने सबसे पहला मेथड देखा दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। एडवांटेज डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है, बट जाएंगे सिस्टमैटिक की ओर। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो मैंने बोला था कि आई रिपीट इट अगेन, क्या कि यहां पर सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास मानो कि आप 500 लोग हैं, मैं सबसे पहले सबको ना नंबर देगा 1 से लेके 500। आप पे से अगर मुझे 100 लोगों का सैंपल लेना है ना, तो मैं पहले फोर्थ वाले को सिलेक्ट करेगा, फिर मैं 5 को छोड़ देगा, और फिर मतलब 5वें वाले को सिलेक्ट करूंगा यानी कि 9 को करूंगा, फिर मैं किसको सिलेक्ट करूंगा 14 को, फिर 19 को, फिर 24, 29। इस तरीके से एक एपी की पैटर्न में मैं लोगों को सिलेक्ट करने लगूंगा, एक एपी की पैटर्न में मैं लोगों को सिलेक्ट करने वाला। एक एपी की पैटर्न में आप चीजों को सिलेक्ट करते हो, उसको अपन कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये देखो ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है ना, बहुत इजी इजी सा है, बट परेशानी क्या है पता है, नंबर में ऑर्डर में होना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरी चीज हम लोग ये कहते हैं ऑर्डर में होना चाहिए, बट उसके साथ साथ और एक चीज होनी चाहिए, क्या पता है कि अगर मानो कि अपन एक चोर को ढूंढ रहे हैं, 1 से 500 तक का नंबर दिया, मैंने मानो कि इस पैटर्न में से जा रहा हूं, मानो कि पैटर्न जो है ना अगर वो 11वें नंबर पे खड़ा है ना तो मैं उसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा। होता क्या है ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग में, कभी कभार जिस चीज के पीछे आप पड़े हो, जिस पैटर्न के पीछे या फिर जिस वैल्यू के पीछे पड़े हो ना, कभी कभार वो बीच में हाइड होके निकल जाता। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग का डिसएडवांटेज क्या है पता है इजी, बट डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर कभी कभार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस बीच में से निकल जाता। इसीलिए अपन कहते हैं कि ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग पैटर्न वाइज होता है अच्छा, बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी कभार बीच में से निकल जाता है, इसलिए इस मेथड को प्रिफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उस पॉइंट को एक बार रीड करें और मुझे बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ रहा। ओके, डिसएडवांटेजेस। ओके, अगर आप यहां पर देखो
डिसएडवांटेजेस में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कहेंगे क्या डिसएडवांटेज है, तो जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, अगर मानो कि डेटा के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की वैरायटी है ना, अगर अलग अलग टाइप की वैरायटी का डेटा है, और कभी कभार क्या होता है ना कि जब आप साइकिल पैटर्न से जाते हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि साइक्लिक पैटर्न पे हर बार ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही डेटा आ जाए, तो परेशानी क्या होगी कि सारा ही वेरिएशन कवर नहीं कर पाओगे। अलग अलग टाइप का डेटा कलेक्ट करते हो तब अच्छा सैंपल होता है, बट सारा ही अच्छे टाइप का डेटा आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, सारा वेरिएशन कवर नहीं कर पाओगे, दैट्स इज डिसएडवांटेज। अगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है और आप साइक्लिक पैटर्न से इस तरीके से उसको उठाओगे ना, तो कभी कभार क्या होता है ना कि सारा वेरिएशन कवर नहीं होता। और अगर एडवांटेज के बारे में बोला जाए तो एडवांटेज क्या है, अगर मेरे पास डेटा ही ऑलरेडी ऐसे नंबरिंग करके ही दिया है, अगर डेटा ऑलरेडी नंबर करके मुझे दिया है तो बेस्ट मेथड यही होगा, क्यों? बिकॉज जल्दी जल्दी काम हो जाएगा ना। अगर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो वही है इसका एडवांटेज। अगर ऑलरेडी डेटा न्यूमेरिकली है, एक सीरियल के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर आता है, तो उसके अंदर सिस्टमेटिक मेथड क्या है ना, टाइम बच जाता है, इसलिए उसके लिए जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट मेथड जो है मल्टी स्टेज सैंपल। नाम ही मतलब में, नाम में मतलब क्या है कि मल्टी स्टेज का मतलब होता है कि आपका जो पॉपुलेशन होता है ना, आप उसमें से स्टेज वाइज सैंपल उठाते हो। मतलब कि क्या, आप यहां पर सबसे पहले एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा, उस बहुत बड़े पॉपुलेशन को आप कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। जैसे कि मैंने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मानो कि आई डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ अहमदाबाद इनटू 4 पार्ट, नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट, ईस्ट पार्ट एंड वेस्ट। इसलिए मैंने 4 पार्ट में पॉपुलेशन को डिवाइड किया। अब उनको भी मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, और फिर मैं क्या करूंगा, उसमें से रैंडमली एक पार्ट उठाऊंगा, दूसरा पार्ट उठाऊंगा, कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे पार्ट उठाऊंगा, और हर एक पार्ट में से मैं छोटा छोटा सैंपल सिलेक्ट करूंगा। ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग का मतलब क्या हो गया कि यू सिलेक्ट योर सैंपल इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले यू डिवाइड देम इन द डिफरेंट पार्ट्स, हर एक पार्ट को वापस से आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और फिर हर एक पार्ट में से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले सकते हो। ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग का फायदा क्या है पता है? अगर बहुत ही बड़ा आपके पास सॉरी, अगर आपके पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा ना, तो उसमें ये काम आएगा। व्हाट वी डू, वी टेक अ सैंपल यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। किस तरीके से, तो आप सबसे पहले जो भी आपका पूरा पॉपुलेशन है उसके पार्ट्स करोगे, उसके पार्ट्स करोगे, और उसमें से छोटा छोटा पार्ट्स में से आप छोटे छोटे सैंपल उठाते जाओगे। यू आर क्रिएटिंग अ क्लस्टर, यू आर क्रिएटिंग अ क्लस्टर, छोटे छोटे ग्रुप बनाते हो, और हर किसी ग्रुप में से आप छोटे छोटे सैंपल को उठाते हो। तो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है ना, उसका एडवांटेज क्या है जो आपको याद रखने का है, कि वो लार्ज सैंपल यानी लार्ज पॉपुलेशन में काम आएगा, और इसके साथ साथ सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यू आर द वन हु इज द डिसीजन मेकर कि कौन सा पार्ट उठाना है, कौन सा नहीं उठाना। आई विल डिसाइड कि मुझे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर कितने पार्ट करना है, आई विल डिसाइड कि उसके भी और कितने पार्ट करने हैं, और उसके बाद कौन सा सैंपल कहां से उठाना है। आई एम द वन हु इज डिसाइडिंग। सिस्टमैटिक और बाकी सब में क्या था ना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके अंदर है ना, यू आर द डिसीजन मेकर समवेयर, इसलिए अपन बोलते हैं कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपना थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से भी काम कर सकते हो, आप थोड़ा दिमाग लगा के एक अच्छा सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है उसके लिए क्या क्या पॉइंट याद रखने का, तो इसके अंदर अपन छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में से अपन फिर सैंपल उठाते हैं। फायदा क्या होगा, तो वी आर द डिसीजन मेकर, अपन यहां पर डिसीजन ले सकते हैं कि किधर से कितना सैंपल लेने का है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे जितने भी मेथड पढ़ रहे हैं ना, उन मेथड में से यहां पर ये अपने को दे रहा है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा दिमाग लगाने का काम इधर हो रहा है।
सर लॉटरी में भी हम ही सिलेक्ट करते हैं ना, बट बेटा लॉटरी में क्या है पता है, हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे कौन से रीजन में, रैंडमली आ रहा है बेटा। डिजायरेबल रिजल्ट यानी कि जो आप रिजल्ट चाहते हो, मानो कि अगर देखो मैं मानो कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं ना क्लासेस का ओनर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाऊं जिससे लोगों को अट्रैक्ट करूं, तो मैं ना अपने फेवर वाला रैंडम सैंपल लूंगा जो मेरे फेवर में आंसर देगा बेटा। बट आप नंबर सिलेक्ट करते हो, बट नंबर के पीछे क्या आपको नहीं पता। नहीं बेटा, वी कैन नॉट से कि कौन एक्यूरेट आंसर देगा। ये अच्छा पकड़ा इसने। क्या ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जैसा है? कहीं ना कहीं हाँ, बट ना क्यों बोलूंगा पता है बेटा, इन्होंने एक अच्छा वर्ड किया, शी इज ट्राइंग टू कंपेयर और ही इज ट्राइंग टू कंपेयर विद स्ट्रेटिफाइड। बेटा स्ट्रेटिफाइड में क्या था ना, ग्रुप बनाते वक्त ध्यान रखते, इसमें क्या है पता है, रीजन को, किसी भी एक रीजन को अपन ग्रुप बोल देंगे, उसके अंदर कैसे लोग हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रेटा के अंदर क्या ना, बहुत सोचना पड़ रहा है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ग्रुप के अंदर के लोग होमोजीनियस, ग्रुप अलग अलग होमोजीनियस, इसके अंदर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर। वी जस्ट डिवाइड देम इनटू द ग्रुप बेस्ड ऑन सब लोग साथ में है तो ग्रुप बना दिया। बेटा बस वी विल एंड द क्लासेस 12:30, आज ये खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये अपना लास्ट मेथड रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, बिकॉज आप ज्यादा जान नहीं जाएंगे आपसे। यस, ग्रुप्स इनटू ग्रुप्स। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, हाँ बेटा तुमको भूख लगे ना, तुम्हारा भूख अपन शांत करेंगे। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है सिर्फ उतना पार्ट देखते हैं। तुम लोग लायक नहीं हो चैट बॉक्स ऑन करने के लिए। यहां पर अगर हम लोग ये देखें, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार सिर्फ लास्ट पार्ट देख लेता है। क्या देखा, तो अपन रैंडम सैंपलिंग देख रहे हैं। अभी अपन ने सैंपलिंग के बारे में बात की, तीन चीजें हमने देखी। तीन चीज से सबसे पहला था अपने पास रैंडम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉन रैंडम, सिर्फ नाम पढ़ा है, डिटेल नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। और उसके बाद था आई थिंक ना लास्ट नाम क्या था, मिक्स्ड। अगर हम लोग देखें रैंडम के अंदर दो टाइप थे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग जिसके अंदर दो के बारे में बात की, पहला था लॉटरी मेथड, दूसरा था रैंडम नंबर मेथड। दोनों में डिसएडवांटेज क्या पड़ा था, दोनों में डिसएडवांटेज ये पड़ा था, पहले नंबर में लिखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते, तो डिसएडवांटेज वो होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। रिस्ट्रिक्टेड के अंदर सबसे पहला था स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्ट्रेटा बनाना, ग्रुप बनाना, बेस्ट मेथड है स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप। स्ट्रेटा यानी कि लोग हम होमोजीनियस होना उसके अंदर, बट अलग अलग स्ट्रेटा हो हेट्रोजीनियस। वो दो नाम अच्छे से याद रखना, क्या, प्रोपोर्शनल एंड नीमांस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटिफाइड के बाद हमने देखा था सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक का मतलब क्या था, किसी का डाउट था? सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, सबसे पहले मानो कि 1 से लेके 500 तक मैं आप सबको नंबर देता हूं, फिर मैं एक रैंडम नंबर लेता हूं 5, और उसके बाद रैंडमली एक गैप के बाद नंबर को सिलेक्ट करता हूं, लाइक एपी। पहले मैंने 4 सिलेक्ट किया, मानो कि पांचवा नंबर लूंगा, 9, 14, 19, इस तरीके से एपी में आप नंबर को सिलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके अंदर क्लस्टर बताते हैं, राइट, इन विच वी क्रिएट अ क्लस्टर, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, उसके छोटे छोटे से ग्रुप बना देते हैं। इसके अंदर अपन छोटे छोटे से ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर भी अपन ग्रुप करेंगे और ग्रुप में से फिर अपन सैंपल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्लस्टर वे में अपन उठा रहे हैं। या